तो तारीख पे तारीख चलती है हमारे कोर्टों में। क्या मैं उन डिसेबिलिटीज़ के लिए वॉर इंजर्ड नहीं हूँ? वो मेरी नॉर्मल डिसेबिलिटी है। वो मेरे को क्रिकेट खेलते हुए लगी चोट। मैंने कहा मोदी जी मुझे को ट्विटर पे फॉलो करते हैं, पैसे नहीं थे मेरे पास। क्या सोच के केबीसी में जो आपको प्राइज मनी मिली ये आपने डोनेट क्यों कर दी? कंट्री कम्स फर्स्ट, देन कम्स माई टीम, एट द एंड कम्स माई ओन ईज एंड कम्फर्ट। कोई भी फौजी ये नहीं चाहता कि लड़ाई हो, क्योंकि नुकसान तो मेरा ही हो रहा है ना। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफे पॉडकास्ट के इस स्पेशल एपिसोड में। और इस बार के एपिसोड में मैं आपसे एक खास मेहमान को मिलवाने जा रहा हूँ। इस मेहमान पर एक फिल्म बन सकती है। एक फिल्म का अच्छा खासा सब्जेक्ट मैटर है, एक लिविंग लेजेंड है। फिल्म देखी होगी आपने, मांझी द माउंटेन मैन। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, वो एक स्पिरिट इनमें दिखती है। नाम है मेजर डीपी सिंह। चंडीगढ़ में रहते हैं और अभी बहुत सारे काम कर रहे हैं। थैंक यू मेजर डीपी सिंह। थैंक यू। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आपने जय हिंद से शुरुआत की है और शुरुआत भी वहीं से शुरू होती है जो आपकी स्टोरी जब दुनिया को पता चलनी शुरू होती है। वो 15 जुलाई 1999 का दिन था। अ, क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं वो क्या परिस्थितियां थी जब आप वहाँ पर थे, बॉर्डर पर, और कैसे आपकी लाइफ उस दिन के बाद से बदली? एक तो बड़ी अच्छी चीज़ उस दिन ये हुई कि मेरे को तीसरा जन्मदिन मिला। अच्छा। क्योंकि 15 जुलाई 2000 सॉरी 15 जुलाई 1999 जो दिन था, उसको मैं थर्ड बर्थडे, बल्कि रीबर्थ और डेथ एनिवर्सरी के तौर पे उसकी केक कटिंग करता हूँ हर साल। अच्छा। उस दिन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मेरा जो इलाका, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, कारगिल का घमासान युद्ध जहाँ हो रहा था वो इलाका नहीं है। मेरा इलाका अखनूर की तरफ से जो एलसी है उस पे था। बहुत लोग कई बार ये हैरानी करते हैं कि क्या उस तरफ भी लड़ाई हो रही थी। अच्छा। इनफैक्ट सो मच सो कि कई बार मेरे को फौजी आके, परसों भी एक फौजी मिले थे, सीनियर वेटरन, अरे तुम्हारे इलाके में भी लड़ाई हो रही थी या अपने ही बम से घायल हो गया। मुझे हैरानी और दुख भी होता है कि अपने लोगों को मालूम ही नहीं है कि लड़ाई, और उसके पीछे शायद कारण ये है कि मीडिया ने सिर्फ उस इलाके को पब्लिसाइज किया जिस इलाके पे घमासान युद्ध हो रहा था, और करेगी भी क्योंकि बाकी छुटपुट घटनाएं तो हर तरफ हो रही थी। हालांकि हमारे इलाके में क्रॉस एलसी ऑपरेशन, जिसके ऊपर अब बुरी तक की मूवी बन चुकी है, वो आम बात थी उन दिनों। और उसी तरीके के ऑपरेशंस के बीच में एक ऑपरेशन के दौरान मुझे जो मैं पोस्ट पे वहाँ पर तैनात था, छोटी PP6 जिसका नाम है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो रन करती है पोस्ट, उसके ऊपर तैनात होते वक्त मतलब मैं उसको कमान कर रहा था जब 15 जुलाई को 2 दिन की चुप्पी के बाद दोबारा से फायरिंग शुरू करी थी दुश्मन ने। अच्छा। और पहला जो गोला था वो मेरे से काफ़ी दूर पीछे जाके गिरा था, क्योंकि उसकी आवाज़ से मुझे पता चल गया था। लेकिन जो गोला मेरे लिए बना था उसकी आवाज़, लड़ाई में क्या होता है, जो गोला आपके पास गिरता है उसकी आवाज़ आपको नहीं आती है, वो चुपके से ही आता है। तो वो आके मेरे से तकरीबन 1.5 फीट दूर, 1.5 मीटर दूर गिरा, और उसकी सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर के दायरे में किलिंग जोन माना जाता है, लेकिन मुझसे सिर्फ 1.5 मीटर दूर था, और छर्रे उसके मेरे को काफ़ी तरीके से घायल कर गए। बहुत सारे शरापनल, तकरीबन 73 के आसपास शरापनल अभी बॉडी में भी हैं। तो घायल हुआ, लहूलुहान हुआ, बिल्कुल बेहोश हुआ। 7 डोगरा के सिपाहियों ने जो मेरे साथ वहाँ पे तैनात थे उन्होंने मुझे इवैक्यूएट किया। 2.5 घंटे में मैं हॉस्पिटल पहुँचा। कार्डियक अरेस्ट हुआ रास्ते में, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत सारे जो जितने भी चोटें सारे शरीर पे थी वहाँ से लहू बह रहा था। फर्स्ट एड कहाँ कहाँ दिया जा सकता है, कोशिश भी कर रहे थे डॉक्टर साहिबान मुझे होश में रखने के लिए, लेकिन थोड़ी देर में मैं बेहोश हो गया। और फिर जब पहुंचा तो डॉक्टर ने सोचा कि मैं मृत हूँ, डेड बॉडी है, तो उन्होंने मुझे मॉर्चरी में जाने के लिए बोल दिया। लेकिन कर्नल राजिंदर सिंह जो वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, उन्होंने जब इंटरवीन करके मुझे बचाया तो मुझे होश आया, और वहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत हुई। जिस ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करने के लिए आप मेरे साथ अब बैठे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन के बाद से ज़िंदगी का मायना और उससे पहले ज़िंदगी क्या थी आपके लिए? कितना बड़ा डिफरेंस आया और क्या डिफरेंस आया? मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में डिफरेंस तो कोई ख़ास नहीं आया, सिर्फ ये कि चैलेंज बढ़ गए, क्योंकि चैलेंज बचपन में भी थे
और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बचपन में शायद मुझे इन चैलेंजेस को झेलने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। अच्छा। भगवान ने जिस प्रकार से मेरी लाइफ स्टाइल या लाइफ स्टोरी लिखी है, उसके लिए जो ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा यू टर्न, जब मुझे मृत घोषित किया गया, वहाँ से वापस आना मौत के मुंह से, ये दूसरा यू टर्न था। पहला यू टर्न मेरा बचपन में मैं ले चुका था, जिसने मुझे ये सिखलाया था कि भाई अपनी सच्चाइयों से भाग नहीं सकते आप। हम्म। सच्चाइयों को अपना के, जो है उसको गले लगा के, वहीं पे रह के आपको अपने आप का मकसद पूरा करना पड़ेगा, और अपने आप को अंदर से मजबूत करके खुद को बेहतर बना के ही मकसद मिलता है। ये मैंने ज़िंदगी में बचपन में जो पहले यू टर्न, जब मैं घर से भाग गया था, तब सीखा था कि यहाँ से मैं भाग नहीं सकता हूँ, हम्म। और यहीं पे रह के अब मैं फ़ौज में अफसर बन के दिखाऊंगा। इस तरीके की सोच को पैदा करने वाली जो परिस्थितियां थी, वो चैलेंज मुझे बचपन में मिले, और इस तरीके की सोच को पैदा करने के कारण ही जो ये दूसरा चैलेंज, जो दूसरा यू टर्न मिला, उसको मैं अपना पाया आराम से, और उसके कारण ही जो कुछ आज मैं कर पाया ज़िंदगी में आज तक, वो उसी के कारण हुआ। जिस चीज़ को आप बदल सकते हो उसको बदलने की कोशिश करो। हम्म। जिस चीज़ को आपको पता है कि नहीं बदली जा सकती, जो आपकी सच्चाइयाँ हैं, हम्म। उसको अपना के उसी में सबसे बेहतर क्या किया जा सकता है उसकी कोशिश जारी रखो। कुछ ना कहीं ज़रूर मकसद आपको हासिल हो ही जाएगा। मुझे होता आ रहा है। अ, आप ऐसा आम आदमी से क्या अलग करते हैं? आपकी सोचने का तरीका कैसे अलग है? आपकी अप्रोच कैसे अलग है? एक आम आदमी होता, आपकी जगह कोई और होता, तो जब युद्ध के मैदान में इतनी बड़ी इंजरी मिली, आपका पैर एम्पुटेट करना पड़ा, आप बिना पैर के एक बेसहारा की तरह ज़िंदगी जीने को मजबूर थे। क्या वो एक चीज़ थी और आपने अपने आप को इससे कैसे डील किया कि नहीं, मेरे को यहाँ रुकना नहीं है? बहुत सारे लोग रुक जाते हैं ज़िंदगी में। वो एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आपने क्या अलग की और कैसे अपने आप को सँभाला? मुझे लगता है कि आम आदमी जो बोलता तो सभी हैं कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मतलब हर एक इंसान अपने आप के बारे अपने लिए ये बोलता है कि मुझे अपने खुद से प्यार है। लेकिन वो खुद से प्यार की जो डेफिनेशन है उसमें वो फॉल्ट कर जाता है। मेरे हिसाब से खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को पैम्पर करके रखना। मेरे हिसाब से खुद से प्यार करने का मतलब है कि अपना, एक तरीके से अपना ही कॉम्पिटिटिव बन के रहना। क्योंकि आप अगर अपने आप को खुद से प्यार करते हो, तो आप कभी भी किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। हुँ। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब अपने स्टैंडर्ड को, अपनी क्वालिटी को हमेशा अव्वल बनाने की कोशिश करोगे। हुँ। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हुँ। मेहनत करने कर लिए आपको अपने आप को ही झंझोड़ना पड़ता है। हुँ। एक तरीके से अपना ही कॉम्पिटिटिव बन के अपनी साथ ही लड़ाई रखनी पड़ती है। तो ये जो अपने साथ लड़ाई रखने का जज्बा है, ये शायद बचपन में सीख लिया था। हुँ। और ये जो जज्बा आया मुझे, वो आया मेरे गुरुओं से। हुँ। जो रिलीजन, सिख रिलीजन, जिसमें जिस तरीके से गुरुओं ने अपनी लाइफ को जी के दिखाया है, हुँ। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मुगलों के कंटेम्प्रेरी वो गुरु थे हमारे। हुँ। तो वो सच्चाई जो देखी, जो सच्चाई जो पहचानी, उस जज्बे को सीखने की कोशिश करी, और उस जज्बे को सीखते हुए ये समझ में आया कि खुद को बेहतर बनाना, अपना कॉम्पिटिटिव बन के ही एक्चुअली असली प्यार है आपका। हुँ। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए, हुँ। तो आप किसी भी चीज़ को गिव अप नहीं करोगे। एक जो है ना, ज़िद बना के रखोगे अपनी, कि नहीं, ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना। जितना बेहतर बना सकता हूँ उसको बनाने की कोशिश करूँगा। मुझे ये बताइए कि एक हमारी लाइफ़स्टाइल में या हमारे उसमें एक कॉम्प्लिसेंसी नाम का वर्ड है, एक कम्फ़र्ट ज़ोन है। उसको तोड़ना कितना ज़रूरी है और वो क्या चीज़ें हैं जिससे वो कम्फ़र्ट ज़ोन और वो कॉम्प्लिसेंसी तोड़ी जा सके? बिल्कुल सही बोल रहे हो। आम भाषा में इसको चलता है एटीट्यूड बोलते हैं, हुँ। कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी, चलता है, देखी जाएगी। हुँ। कंफर्ट जोन तोड़ना ही अपने आप का कॉम्पिटिटिव बनना है। हुँ। अगर आप अपने आप को, और यहीं पे बंदे कंफ्यूज होते हैं, हुँ। वो समझते हैं कि अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना अपने आप से प्यार करना है। हुँ। एक्चुअली अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना अपना दुश्मन बनना है। हुँ। आप अपने को अपने
आप खुद ही अपने आप को हरा रहे हो। अगर आपने अपने आप को जीतना है तो अपने को उस कंफर्ट जोन से हमेशा तोड़ते रहने के लिए मजबूर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो तरक्की है वो हमेशा आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। जो स्टैंडर्ड है, जो इम्प्रूवमेंट है, जो प्रोग्रेस है, जो सक्सेस है, वो सब कुछ आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। अगर आप कंफर्ट जोन में आरामदायक परिस्थिति में बैठ गए तो आप जहाँ हो वहीं के होके रह जाओगे, कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। तो मैंने हमेशा मैंने ये बात कई बार दोहराई है कि जब डॉक्टर साहब ने मुझे बोला था कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी, तो मेरे पास दो विचार आए थे मेरे दिमाग में उस समय। पहला विचार ये था, जो मेरा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि वो शायद एक स्पिरिचुअल थॉट था कि अब देखते हैं लाइफ के चैलेंज कैसे फेस करेंगे। हो सकता है मैं एक दिन कुछ ऐसा कर सकूं जिससे ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बनूं। अब 24 साल का जो लड़का जो जिसकी टांग काटी जा रही है, लो लुहान पड़ा, वो ऐसे विचार अपने आप नहीं रख सकता। ये कि संत महात्मा ही शायद सोच सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में आया, तो इसलिए मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता हूँ। ये स्पिरिचुअल थॉट शायद भगवान ने खुद डाला। लेकिन मेरा खुद का जो उस समय विचार था वो यही था कि मैं अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी और स्टैंडर्ड में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और यही कंफर्ट जोन दौड़ने का तरीका है। खुद का दोस्त बन के अपने आप को मैं इम्प्रूव करता रहूँगा, जोड़ता रहूँगा कि बेटा लगा रहे, चलता रहे, छोड़ना नहीं है। पंजाबी में बोलते हैं छड्डी ना। छड़ी ना। जैसे मैंने बोला कि वो मांझी आपने देखी है माउंटेन, जी जी जी, वो हमेशा बोलता है जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो जब आपका पैर कट गया, तो ये वाली चीज़ कहाँ से आई कि मैं ब्लेड रनर बन जाता हूँ, प्रोस्थेटिक यूज़ कर लेता हूँ और मैं दौड़ना शुरू कर देता हूँ? क्योंकि लोग तो ये सोचते हैं ना, अगर उस फेज़ बाय फेज़ माइंडसेट की बात करूँ कि एक सेटबैक आया आपकी लाइफ में, तो आप आराम से क्यों नहीं बैठे ज़िंदगी में कि अब मैं अब आर्मी से भी बाहर आ गया हूँ, मैं रिटायर आराम से अपने आप का ध्यान रखता हूँ और मैं आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है? मेजर की पोजीशन से अभी भी आप बाहर आए थे। तो वो आपको किक कहाँ से मिल रही थी? वो क्या किक पॉइंट था क्या आपका? वो पॉइंट वो प्रॉमिस थी अपने साथ जो की थी, जो मैंने अपने आप को आपको बताया कि कभी भी मैं अपने कभी भी मैं अपनी लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये प्रॉमिस ने मुझे हमेशा वो पुश देता, मतलब वो पुश मिलता रहा इस प्रॉमिस से हमेशा मुझे कि कुछ ना कुछ करते रहो। और मेरे हिसाब से फिट रहने के लिए फौजी को फिजिकल एक्टिविटी करनी सिखाई जाती है, हुँ, और दौड़ना जो हमारे को नेचुरली गिवन एक गिफ्ट है परमात्मा की तरफ से, हुँ, जिसके कारण आप अपने आप को फिट रख सकते हो। और मैं दौड़ नहीं पाता था, हुँ, और मेरी जो चोटें थी वो मुझे तंग करती थी, खासकर जो पेट की चोटें हैं, आंतड़ियाँ जो निकली हुई थी, हाँ, जिसके कारण बदहजमी, नींद ना आना और ये सब। तो जिस इंसान को खाना अच्छा ना खाने को मिल रहा हो, जिस इंसान की नींद खराब हो रही हो, उसकी ज़िंदगी तो बेकार है, चाहे जितना मर्जी लाखों हुँ, करोड़ों का पैसा हो। बिल्कुल। और ये ठीक करने का तरीका यही था, मुझे समझ में आ चुका था कि डॉक्टर नहीं इसको ठीक कर पाएंगे, मुझे अपने आप को ही खींचना पड़ेगा। हुँ, क्योंकि देखिए, ये समझिए कि हमारे जो ऑर्गन हैं, जो परमात्मा ने बनाए हैं, भगवान की फैक्ट्री में जो फिट होके आए हैं, वो वही हैं जो लाखों साल पहले जंगलों में लोग रहते थे और कच्चे मांस को भी चबा के खा जाते थे, और जितना मर्जी जानवर के पीछे भाग के उसको पकड़ना पड़े वो भागते थे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने आपको कंफर्ट दे दे के मीडियोकर से लो लेवल तक आ चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी तो है कि उस लेवल पे फिर से जाया जा सकता है, और जो फौज है वो करती है ऐसा काम। उसके कमांडो ट्रेनिंग मैंने करी हुई है, कमांडो में सिखाते यही है कि मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है, फिजिकल स्ट्रेंथ अपने आप आ जाती है। तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने दोबारा से कहा कि भैया इन इन जो ये ऑर्गन है ये काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये भी सोते जा रहे हैं, इनको जगाना जरूरी है, और जगाने के लिए उनको उठाने के लिए उनको भगाना जरूरी है। भगाया तो वो जाग पड़े, काम करना शुरू कर दिया, भूख अच्छी लगने लगी, नींद अच्छी आने लगी, फिटनेस बढ़िया हो गई, तरक्की को मिलती गई। फिर चस्का लग गया तो फिर बोला कि और बेहतर क्या करें।
चोटें लगती थी तो ये विचार आता था कि कारगिल युद्ध में लड़े हैं तो इज्जत भी मिल चुकी है, मेजर के तौर पे रिटायर हुए हैं तो भी इज्जत मिलती है, पहले एम्पूटी मैराथनर बन चुके हैं तो भी इज्जत मिलती है, ब्लेड मिल चुका है तो भी इज्जत मिलती है, अब क्या करना, अब चोट लग रही है ब्लेड के कारण तो क्यों भागना। लेकिन नहीं, दिमाग में उसके साथ साथ ये भी आता था कि अगर चोट लग रही है तो जैसे मैंने पहले बताया कि जिस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो, बदल सकते हो, उसको बदलो। अगर नहीं बदल सकते तो अपना लो। अब टांग नहीं उगा सकता था तो मैंने अपना लिया। चोट को तो ठीक कर सकता हूँ ना, उसके तो तरीके ढूंढ सकता हूँ मैं बिल्कुल। कि मुझे चोट ना लगे। तो चोट लगती रही और मैं तरीके ढूंढने में व्यस्त हो गया। किसी को पता नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई नेट नहीं होता था, किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और मेरे जैसे, मेरा जो एम्पुटेशन है वो घुटने से कटी हुई है टांग, अच्छा। और एक टांग कटी हुई है। पूरी दुनिया में एक टांग कटी होने घुटने के लेवल पे है, घुटने से नीचे कटने वाले लेवल पे भागने वाले बहुत हैं, बहुत है। मैराथन भागने वाले। लेकिन घुटने के लेवल पे टांग काटने के बाद एक टांग मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर दोनों टांगें कटी हों तो जैसे ऑस्कर पिस्टोरियस भागता था दोनों टांगों पे ब्लेड सा, बैलेंस बनाना आसान होता है। एक नेचुरल है, एक नकली है, उसमें बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल बहुत होता है, मुश्किल है। और वो भी घुटने के लेवल से, क्योंकि उसके बाद आपका घुटने के नीचे कोई कंट्रोल नहीं है, वो आप दूसरी टांग से संभाल रहे हो उसे। ऐसा व्यक्ति मैराथन लगाने वाला दुनिया में गिने चुने 2-3 ही है। बिल्कुल। तो वो मकसद इसलिए पा पाया मैं क्योंकि अगर चोट लग रही थी तो उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करता रहा, और आज मैं भी चोट से बाहर आ चुका हूँ। और बहुत सारे जो एम्पुटी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरा एनजीओ है द चैलेंजिंग वन, जी। उनको इस बात का नॉलेज भी दे चुका हूँ कि कैसे आप स्वस्थ और व्यस्त रह सकते हैं। तो ये फ़ायदा हुआ, मैं भी बेहतर हुआ, औरों को भी बेहतर करने का मौका मिला। आप बेहतर होते होते इंडिया के पहले और इकलौते ब्लेड रनर तो बने ही, आप एशिया के अ, अकेले डिजेबल सोलो स्काई डाइवर भी बने। तो आसमान से छलांग लगाने का जो आपका काम था वो क्या अपने अंदर का फियर को ख़त्म करना था कि किसी तरह की कोई फ्रीडम फील करना था? क्या दिमाग में क्या था आपके? आपने अपने आप को क्या बोला था जब आपने आसमान से छलांग लगाई थी? वो मौका मिला था क्योंकि उन दिनों 2018 में जनरल रावत ने वो साल जो है डेडिकेट किया था ईयर ऑफ डिसेबल, ईयर, वो सोल्जर को डेडिकेट किया था जो लाइन ऑफ ड्यूटी पे डिसेबल हुआ था, अच्छा। लड़ते हुए घायल हुआ था, 2018 इंडियन आर्मी का। तो जनरल रावत के साथ बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिला है डिफेंस के लिए। तो उनकी दिली इच्छा थी, वो मेरा एग्जांपल दे के कई लोगों से बात करते थे कि देखो जीना हो तो ऐसे, जो चोट लगने के बावजूद ये सोल्जर है, डिसेबिलिटी ने इसको रोका नहीं कभी। तो वो चाहते थे कि जो वो साल है उसको किसी हाई नोट पे ख़त्म किया जाए। और मेरे को भी इच्छा थी कि यार कोई कुछ नई चीज़ करी जाए। अब मैं पहाड़ों में भी दौड़ लिया, जंगलों में भी दौड़ लिया, सड़क पे भी और कच्चों में भी दौड़ लिया, हर जगह के रिकॉर्ड भी बन चुके, अब नया क्या किया जाए। तो कहीं ना कहीं इसका इच्छा रहती थी कि स्काई डाइविंग करने की अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। तो वो जो उन्होंने ऐसी बात कही कि किसी को हाई नोट पे ख़त्म करते हैं, तो मैंने मौका पकड़ लिया। मैंने कहा सर मुझे इजाज़त दो तो मैं आई प्रैक्टिस एंड मैं जंप करना चाहता हूँ। तो उन्हें हैरानी हुई लेकिन फाइनली वो मान गए। और आई थिंक आई एम द ओनली वेटरन, डिसेबल्ड वेटरन जिसको आर्मी एडवेंचर विंग ने फिर ट्रेन करा, 1 महीने की ट्रेनिंग दी, और मैं 2019 मार्च में नासिक में पहला जंप किया। अच्छा। फिर उसके बाद मैं कनाडा जाके थोड़ा और ट्रेन करके कोशिश करी, जंप करी। फिर उसके बाद कोविड सेट इन हो गया तो आगे, अब पार्किंसन हो गया तो आगे उस चीज़ को परसू नहीं कर पाया, लेकिन तकरीबन 7 या 8 जंप मैं कर चुका था। अभी जैसा कि आपने बताया कि 73 आपके शरीर में अलग अलग जगहों पर छर्रे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। जी किस किस तरह की दिक्कतें फेस करते हैं आप डे टू डे लाइफ में? देखिए, छर्रे जो हैं फॉरेन बॉडी हैं, लोहे के टुकड़े फंसे हुए हैं जॉइंट्स में, लीवर में, घुटने में, थाई में, कंधे में, और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो प्राण जो आजकल लोगों को मालूम चलने लग गया है कि प्राण जो होता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है या जो
आपकी रगों में जो खून बह रहा है जिसके कारण आप स्वस्थ रह पा रहे हो, हम्म, उसमें कहीं ना कहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे हैं ना ये, हम्म, क्योंकि रेगुलरिटी तो नहीं है। आप मतलब ये समझिए कि अगर आप पत्थर फंसा दो नाली में तो उसका जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ाता है ना, हम्म, और उस पत्थर के आसपास गंदगी भी पैदा होनी शुरू हो जाती है। हम्म, तो वो दर्द भी देते हैं, तंग भी करते हैं, और पार्शली जो मुझे पार्किंसन हुई है उसमें भी उनका रोल है, हम्म, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई जब ब्रेन में कम पहुंचेगी तो उस पर भी असर होगा। हम्म, और जो पार्किंसन है वो उसी का एक प्रकार का आउटपुट अब मुझे मिला है। हम्म, तो वो तंग तो करते हैं, हम्म, लेकिन ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अब हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं, हम्म। उनको साथ में लेके चलना है। सर, पूरी जिंदगी एक फौजी, एक सोल्जर देश की पूरी सरहद की रक्षा करता है, उसको इंडियन सोल्जर कहा जाता है। मगर वो जब रिटायर हो जाता है वो एक स्टेट सब्जेक्ट बन जाता है। इसको कैसे देखते हैं आप, एज एज अ रिटायर्ड सोल्जर? ये बड़ी आयरनी है, बिकॉज जब आप लड़ रहे हो, सेना में हो, किसी भी प्रकार की सेना में हो, हम्म, तो आप भारत माँ के लिए लड़ रहे हो। हम्म, भारत माँ को डिफेंड करने के लिए आपने प्लेज ली है, अपनी जान तक की बाजी लगाने के लिए आप तैयार हो। हम्म, लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हो तो फिर आपको जिस स्टेट के आप डोमिसाइल हो, हम्म, उस स्टेट की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जीना पड़ता है। हम्म, और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे फौजी ऐसे हैं जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ, हम्म। जिसको पता ही नहीं कि वो किस स्टेट से है। अच्छा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किस स्टेट से है ये इस पे निर्भर नहीं करता कि मैं कहाँ रह रहा हूँ या मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ। हम्म, हाँ, आजकल बर्थ सर्टिफिकेट बनने लग गए हैं, हमारे ज़माने में मेरा कोई बर्थ सर्टिफिकेट था ही नहीं। हम्म, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप डोमिसाइल डिसाइड कर सकते हो, लेकिन हमारे ज़माने में जब था नहीं तो अब क्या करें। हम्म, तो उसका डिसीजन लिया गया उस डॉक्यूमेंट के एड्रेस पे जो मैंने कमीशनिंग के टाइम भरा कि मेरा परमानेंट एड्रेस कहाँ है। हम्म, अब आप ये बताओ कि इसमें मेरी गलती है कि परमानेंट एड्रेस मैंने, मेरा अपना घर अगर नहीं है तो मैं जिसका है, जिसका मैं समझता हूँ कि ये मेरा ऐसी जगह है जहाँ पे मेरी चिट्ठी पत्री सारी उम्र आ सकती है, वो दूंगा ना परमानेंट एड्रेस। बिल्कुल। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास पढ़ा हूँ, हम्म, रुड़की में, तो मैंने उनका एड्रेस दे दिया। हम्म, मेरे पिताजी की परिस्थितियाँ फाइनेंशियल ऐसी नहीं थी हम्म। कि वो अपना कुछ कहीं पे ठिकाना बना सकें। अच्छा। तो जब मेरे को चोट लगी तो मेरा जो अ, मेरा जो मतलब स्टेट है वो वहाँ से डिसाइड हुआ जिस स्टेट का एड्रेस मैंने दिया है। अच्छा। अब ये बड़ी मज़े की बात है, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो मेरा पुश्तैनी गांव अम्बाला के पास हरियाणा में है। अच्छा। ठीक है, मेरे जो नान के दाद के दोनों हरियाणा में है, माँ का घर भी हरियाणा में है, बाप पिताजी का भी पुश्तैनी गांव हरियाणा। सिर्फ मैं पला हूँ बड़ा हूँ रुड़की में, क्योंकि मेरा बर्थ भी बल्कि हरियाणा का है, जगाधरी का है। अच्छा। और मैं पला बड़ा रुड़की में हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी वहाँ पे पे अकाउंट ऑफिस में बीजी सेंटर, जो रुड़की का एक सेना का एक सेंटर है बंगाल इंजीनियर ग्रुप्स का, वहाँ पर वो पे अकाउंट ऑफिस में सीनियर ऑडिटर थे। अच्छा। तो सेकंड क्लास में मेरे को केंद्रीय विद्यालय में एडमिट करा दिया गया, क्योंकि मेरे पिताजी थे ग्रेफ में, उनकी नौकरी कभी कहीं होती है, कभी बॉर्डर रोड वाले आपको हम्म, पता कैसे होते हैं। हम्म, तो उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया। उसके बाद उनकी परिस्थितियाँ फाइनेंशियल ख़राब हो गई, वो वापस मेरे को बुला नहीं पाए, उनकी नौकरी छूट गई। तो अब मैं दूसरी से 12वीं तक सिर्फ मैंने वहाँ टाइम बिताया स्कूल वाला। फिर उसके बाद मेरे को जॉब के लिए लुधियाना चल जाना पड़ गया। और जब मेरे चोट लगी मुझे, तब मेरे पेरेंट्स रहते थे दिल्ली में। हम्म, तो ये कहाँ की मतलब लॉजिक है कि आपने वहाँ पे एड्रेस भर दिया गलती से, जब आपसे मांगा गया आप कमीशनिंग के दौरान की परमानेंट एड्रेस दो, मैंने भर दिया था, वो वहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हो गए। हम्म, पहली बात तो ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। हम्म, दूसरी बात ये है कि ये कौन सा लॉजिक है कि जब आप रिटायर हो गए तो आप भारत के नहीं रहे। हम्म, अब हर स्टेट का जो रूल है, रिटायर्ड, वॉर डिसेबल, विडोज, इन सब के लिए अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल हैं। हम्म। किसी स्टेट ने जब बंदा किसी के शहीद हुआ उसके घर को दे दिया 1 करोड़ रुपए, हाँ, बिल्कुल। किसी ने दिया 10 लाख रुपए। हम्म। तो इसमें तो ये बड़ी गलती है यार। मेरे को पता होता तो जो 1 करोड़ देने वाला स्टेट था, वहीं मैं पे वहीं पैदा पैदा होता। होता, हाँ, एग्जैक्टली। या मैं वहीं का एड्रेस दे देता घर लेके कहीं, हम्म, एक किराए का घर मैं लेके उस घर का उस स्टेट में,
और उसको परमानेंट एडर बना लेता, फिर उसके बाद रह रहे हो नहीं रह रहे हो कौन चेक कर रहा है। ये बड़ी फनी सी चीज़ है, मगर ये है तो है, अब रूल ऐसे हैं। इसके लिए बहुत कोशिश की गई, मैंने ही सिर्फ नहीं, हमारे साथ आजकल के जो एमपी हैं, एक कर्नाटक से मिस्टर राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने भी मिलके हमारे साथ बहुत सहयोग किया। सारे चीफ मिनिस्टर्स को भी चिट्ठी लिखी गई, पार्लियामेंट में भी सब्जेक्ट पॉइंट उठाया गया। अब ये रूल पोजीशन फेडरल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी है कि जो एक ढांचा है उसमें ये है ही ऐसा। महाराष्ट्र स्टेट बोलता है कि आप अगर यहाँ पे बस रहे हो तो पिछले 10 साल से आप यहाँ पे होने चाहिए, तब आपके बच्चों को मैं स्कूल में एडमिशन दे पाऊंगा। अब कौन सा फौजी ऐसा है जो 10 साल पहले जाके वहाँ पे बसना शुरू कर देगा और जब तक रिटायर नहीं होगा तब तक वो जा नहीं सकता वहाँ पे। तो ये बड़े कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं जिसके कारण बहुत सारे फौजियों को नुकसान उठाना पड़ता है। मुझे भी उठाना पड़ा। मेरे को मेंशन डिस्पैचेस मिला लड़ाई में, तो उसका एनुटी आया करती थी फाइनली उत्तराखंड से, क्योंकि रुड़की उत्तराखंड में पड़ता है। अच्छा। एक दिन उन्होंने बोला जी आप ऐसा करो, हमारे को एफिडेविट दो कि आप रुड़की में रह रहे हो। अच्छा। और मैं रहता था गुड़गांव में। अब मैं कैसे दे दूँ एफिडेविट गलत? मैंने तो नहीं देना गलत एफिडेविट। बहुत सारे लोग करते होंगे ऐसा काम, मैं नहीं लिख के दूंगा, ये मेरी कॉन्शियस नहीं मानती। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। उन्होंने बोला आप नहीं दोगे तो हम बंद कर देंगे। अच्छा। तो मुझे वो एनुटी आनी जो मेंशन डिस्पैचेस की थी स्टेट से आनी बंद हो गई। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट का मेरे को स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया क्योंकि मेरा एड्रेस वहाँ का था, और अब उत्तराखंड गवर्नमेंट हमको बोलती है कि हम आपने एफिडेविट नहीं दिया तो आप हमारे भी नहीं हो। तो मैं कहाँ का हूँ? अब पंचकुला में किराए पे रह रहा हूँ। मेरा जो घर मैंने बनाया फाइनली वो जाके बनाया मोहाली में। पिछले दिनों बड़ी फनी सी बात हुई एक। अच्छा, बताइए। मैं एक लेक्चर लेने के लिए हैदराबाद जा रहा था, और मेरे बगल में बैठे हुए थे यहाँ के जो एमपी हैं मोहाली के, कुलवंत सिंह। अच्छा। तो क्योंकि वो अगल बगल में बैठे थे, हम बातचीत करने लगे। तो मैंने बोला जी आप तो जाने पहचाने से लग रहे हो, आप यहाँ? हाँ, कहते मैं कुलवंत सिंह हूँ। तो मैंने बोला आपको मालूम है कि मेजर डीपीसी नाम की कोई व्यक्ति है देश में या आपके स्टेट में? कहता नहीं। मैंने कहा मोदी जी मुझे को ट्विटर पे फॉलो करते हैं। हाँ। हैं? मैंने कहा आपको भी नहीं मालूम ना आपके चीफ मिनिस्टर को मालूम है? हाँ। मोदी जी से मैं जब मिला, मेरे कंधे पे हाथ रख के पूछते हैं कैसे कर लेते हो ये सब? अब हमारा भी जज्बा है, तो मैंने कहा जी भारतीय खून है इसलिए कर लेते हैं। अब भारतीय खून ने लड़के भी दिखा दिया, भारतीय खून ने घायलों के भी दिखा दिया, भारतीय खून ने झंडे भी गाड़ दिए, भारतीय खून ने स्वच्छता के साथ भी आपके साथ अभियान चला दिया डिसेबल लोगों को लेके। हजारों लोगों को एम्पुटी से मैंने अर्जुना अवार्ड तक की स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया। मानसी जोशी को, हमारी एम्पुटी हैं जो ग्रुप की मेंबर है, वो अर्जुना अवार्ड जीत चुकी हैं, पार्लियामेंट पैरालंपिक बैडमिंटन चैंपियन है वो वर्ल्ड की। ये सब भारतीय खून ने करा दिया। लेकिन मेरे से पूछा जाए कि मेंशन डिस्पैचेस उत्तराखंड ने बंद कर दिया क्योंकि आपने एफिडेविट नहीं दिया, तो मैं गलत काम करूं? मैं तो नहीं करूंगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। और इसके कारण चलो मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक लेवल पे पहुंच पाया, पता नहीं कितनी विडोज, कितने बेचारे बच्चे, कितने जो जवान बूढ़े हैं उनको इसका नुकसान उठाना पड़ता होगा। बिल्कुल आयरनी है। आपको खुद भी अपनी पेंशन के लिए आपने 7 साल की लड़ाई लड़ी। ये एक और है नहीं है। क्या स्ट्रगल था वो? क्यों आपके पेंशन को लेकर दिक्कतें आई? ये सारे ना जो रूल पोजीशंस है ना, ये रूल पोजीशंस पे ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ करती है हमेशा। ये स्टेट सब्जेक्ट वाला भी रूल पोजीशन है, ये भी एक रूल पोजीशन है। जब मुझे चोट लगी तो बहुत सारी डिसेबिलिटीज थी। शुरू में मुझे इनफैक्ट बोर्ड आउट कर दिया गया था क्योंकि उन दिनों में कारगिल के युद्ध के दौरान नेशनल डिफेंस फंड बना था एक। अच्छा। जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का था वो एनडीए, नेशनल डिफेंस फंड। उसमें से बहुत सारे जो मार्टर थे और जो डिसेबल बाहर आ रहे थे कारगिल वाले, उनको घर दिया गया। जैसे आपको पता है, अगर आपको जानते हो तो द्वारका में एक कारगिल की सोसाइटी है, पूरी कारगिल सोसाइटी है, ठीक है, उसमें घर दिया गया उनको AWHO के थ्रू। उनको बहुत सारा कॉर्पस इतना इकट्ठा था कि कई लाख रुपए हर एक को मिले। तो फौज ने देखा कि यार ये जो हमारे शहीद हुए हैं या जो डिसेबल सोल्जर्स हैं, इनको शायद अब बाहर जाके जो फंड्स मिल रहे हैं उसमें ज़्यादा फायदा होगा, तो वो लिबरल हो गए थे बोर्ड आउट करने। जनरल गरेवाल होते थे उस समय एडजुटेंट जनरल, अच्छा, आर्मी के। तो अब मेरा जो था, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं बाहर जाऊं चाहे जो मर्जी मिल रहा हो सकता है उस समय बाहर आ गया होता तो उस बहाव में, उस लहर में एनडीएफ के थ्रू
मेरे को भी घर मिल जाता है या मेरे को भी बहुत सारे लोग पैसे मिल जाते। हो सकता है कि क्योंकि ये कन्फ्यूजन है डोमिसाइल वाला तो कुछ भी ना मिलता। एनीवे ये मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैंने फ़ौज से बाहर नहीं जाना भाई, क्योंकि फ़ौज में मैं एक ही तो मेरी इच्छा थी। चलो चोट लग गई आने के बाद तो क्या हुआ, अब सर्व तो करना है मैंने फ़ौज में, मैंने नहीं जाना बाहर। लेकिन मेरी चोटें इतनी थी तो उसके हिसाब से मैं फिट नहीं था इन्फेंट्री के लिए। तो मैंने रिप्रेजेंट किया, मैंने अपने कर्नल ऑफ द रेजिमेंट जिसको बोलते हैं उनको लिखा चिट्ठी। ये भी एक आयरनी है, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट डोगरा रेजिमेंट के उस समय जो थे उनको मैंने, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, उनको मैंने चिट्ठी लिखी, डेमी ऑफिशियल लेटर, डीओ बोलते हैं जिसे, कि सर दिस इज़ माय स्टेट एंड आई डोंट वांट टू गेट बोर्डेड आउट। वहाँ से जवाब आता है मुझे, वहाँ से जवाब आता है कि आपकी डिसेबिलिटीज़ को देखते हुए आई थिंक जो मेडिकल अथॉरिटीज़ डिसीजन ले रही है वो सही है, आप बाहर चले जाइए, हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैं बड़ा हताश हुआ कि मेरे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट इज सपोज टू बी नोन एज फादर ऑफ द रेजिमेंट। मेरे पिताजी ने मुझे मना कर दिया कि आपको हम हेल्प नहीं कर सकते। मैं कोई बात नहीं, हम जिद तो मेरी बचपन से ही है कि हमने छोड़ना नहीं है, छड़ना नहीं है, तो मर्जी हो जाए। फिर आई रोड टू जनरल ओबराय, यहीं रहते हैं, विजय ओबराय, लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबराय, जो वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में उस समय आर्मी कमांडर थे। वो खुद एम्पुटी हैं, 65 वॉर में उनकी टांग कटी थी और वो लेफ्टिनेंट जनरल तक के रैंक तक आए हैं, वाइस चीफ तक गए थे वो। मैंने उनको लिखा, वो मराठा रेजिमेंट के हैं। अच्छा। उनका जवाब आया कि डीपी डोंट वरी, आई हैव स्पोकन टू लेफ्टिनेंट जनरल गरेवाल, एजी से मेरी बात हो चुकी है, आपको कोई बोर्ड आउट नहीं करेगा। बताइए, एक जनरल बोलता है कि बाहर चले जाइए, दूसरा बोलता है कि आपको बोर्ड, क्योंकि एम्पथाइज कर सके वो कि जो मैं भी एम्पुटी हूँ, ये भी एम्पुटी है। हाँ। तो कहीं ना कहीं एनीवे उन्होंने बोला कि आप जाके व्हेन यू गो होम, दिल्ली वापस जाएगा, पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे, तो जनरल गरेवाल से मिलना, एजी से जाके मिलो। मैंने जाके सलूट मारा, मैंने बोला सर आई एम सो एंड सो एंड दिस इज द रिक्वेस्ट। ही सेड डीपी डोंट वरी। आई डोंट नो जनरल गरेवाल आजकल कहाँ पे हैं, जैकरिफ के थे वो। एजी बहुत शानदार, दिलेर, और जो एक्चुअल फौजी होते हैं ना जनरल, वो। तो मैंने उनको बताया कि सर इस तरीके से जो आपकी डायरेक्शंस के हिसाब से जो है ना बोर्ड आउट हो रहा है लिबरल। देन ही सेड कि यार अगर ऐसी डिस्पैरिटी भी है और बोर्ड आउट कर रहे हैं एंड यू डोंट वांट टू गो आउट, तो लेट मी चेंज इट। उन्होंने फिर एक नई चिट्ठी निकाली जिसमें ये बोला कि अगर कोई वॉर कैजुअल्टी अपना बाउल मूवमेंट और यूरिन कंट्रोल कर सकता है, फिर वो चाहे बेड पे हो, उसकी इच्छा के बरखिलाफ आप उनको बाहर नहीं भेजोगे। अच्छा। वो चिट्ठी आई, लोग हिल गए कि मेरी पता नहीं क्या जान पहचान है। मैंने कहा मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मेरा सिर्फ एक है कि जो चीज़ आप करना चाहते हो पूरी कोशिश करो, हम मिले जाके। उसके बाद मेरे को उन्होंने रिटेन कर लिया फौज में रिटेन किया, सिर्फ इस क्लॉज पे कि हाँ हम आपकी इंजरीज के कारण आप डोगरा रेजिमेंट में या इन्फेंट्री में सर्व नहीं कर सकते, आप चेंज ओवर कर लीजिए। तो मैं ऑर्डिनेंस में आ गया। ऑर्डिनेंस में आने के बाद मैंने कुछ साल सर्व किया और उसके बाद फिर मैं इनवैलिडेशन हुआ। तो जब इनवैलिडेशन हुआ तो उस समय से पहले, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल परिस्थिति खुद भी इतनी अच्छी नहीं थी और उस समय 5th 6th पे कमीशन में कुछ मिलता नहीं था खास पैसा। एक ऑप्शन होता है कि आप या तो डिसेबिलिटी पेंशन अपनी पेंशन में ऐड कर लेना मंथली, या फिर उसको कम्यूट करा सकते हो आप। अच्छा। उस डिसेबिलिटी पेंशन को भी, नॉर्मल पेंशन तो कम्यूटेशन अलग होती है, वो अलग पानी है। अगर आप चाहते हो तो उसका पैसा अभी ले लो आप। तो मुझे ज़रूरत थी तो मैंने बोला चलो मैं अभी ले लेता हूँ। वो गलती थी मेरी, लेकिन उन्होंने क्या करा, वो अभी लेने के चक्कर में मेरी पूरी डिसेबिलिटी की जगह पे सिर्फ मेरी टांग कटी का पैसा दे दिया मुझे, बाकी छोड़ दिया। अब बाकी अगर उन्होंने छोड़ दी तो वो डिसेबिलिटी तो थी। तो जब रिटायर हुआ तो उन्होंने पेंशन डिसाइड करी, तो वहाँ पे देखा कि यार ये तो कम्यूटेशन भी करा चुका है और लेकिन डिसेबिलिटी भी है इसकी। अब ऐसा कोई रूल ही नहीं है जिसमें अगर आपने कम्यूटेशन करा ली हो तो पार्शियल कम्यूटेशन हुई हो। गलती उनकी थी, पार्शियल कम्यूटेशन करी उन्होंने, फुल नहीं करी होती तो शायद मेरे को कोर्ट में यहाँ जाना पड़ता। आधी डिसेबिलिटीज को छोड़ दिया जो उन्होंने, उसका क्या करें, वो तो ना मैंने कम्यूट कराई तो वो आपको पेंशन देनी पड़ेगी। अच्छा। बिकॉज इसका कोई रूल नहीं है तो उन्होंने टू बी ऑन द सेफर साइड वॉर इंजरी पेंशन की जगह पे मेरे को नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन दे दी। अच्छा। अपने आप ही रूल बना लिया।
जब रूल नहीं है, मैंने पूछा क्यों, कहते हैं ऐसा कोई रूल पोजीशन नहीं है कि आपने कम्यूट कराने के बाद भी आपको पेंशन दे सकें, लेकिन क्योंकि आपकी थोड़ी डिसेबिलिटी बची तो हम आपको नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन देते हैं। क्यों? मैंने कहा क्या मैं उन डिसेबिलिटीज़ के लिए वॉर इंजर्ड नहीं हूँ, वो मेरी नॉर्मल डिसेबिलिटी है, वो मेरे को क्रिकेट खेलते हुए लगी चोट, अंदर जो 73 छर्रे हैं वो क्रिकेट खेलते हुए लगे। कहते नहीं वो ऐसा कोई रूल पोजीशन है तो हम नहीं मानते। तो मैंने कहा ठीक है आप नहीं मानते तो फिर मैं कोर्ट में जाऊँगा। इस तरीके से फिर मैं AFT में पहुंचा। AFT में मेरे को 4 साल लगे उसका डिसीजन लेने में, अच्छा। और लड़ाई करी पूरी। देखिए ऐसा है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी है, लेकिन कुछ ऑफिसर साहिबान जो वहाँ पहुँचते हैं ना वो अपने ईगो पे ले लेते हैं। उनको लगता है कि यार अगर कोई भी जो फौजी है वो कोर्ट में जा रहा है तो वो ऐसे देखते हैं उसको जैसे कि वो मतलब बहुत बड़ा दुश्मन है देश का। आप लोगों ने मुझे मजबूर किया, CDA ने बोला कि मैं हमको आपको सही वॉर इंजरी पेंशन नहीं दे सकते, तो मैं क्या करूं, चुपचाप बैठ जाऊं? मैं तो अपने हक के लिए लड़ूंगा, बिल्कुल। कम से कम पेंशन तो पूरी दो मुझे भाई। तो मैं तो उस मजबूरी में मैं गया वहां पे। अब आप लड़ रहे हो कि आपको तो चोट ही नहीं लगी लड़ाई में। अच्छा। उनकी लड़ाई का मुद्दा ये था कोर्ट में कि इसको तो ऑपरेशन विजय में चोट ही नहीं लगी। अच्छा। लड़ते रहे। तो कैसे तो फिर तारीख पे तारीख चलती है हमारे कोर्टों में। हाँ। फाइनली जब उन्होंने जिरह पे बात आई तो उन्होंने पूछा कि यार एक बात बताओ, अगर इसको चोट नहीं लगी है लड़ाई में तो ये 73 छर्रे कहाँ से आ गए? तो वो हैरान। अच्छा ये मतलब बॉलीवुड सीन हुआ था ये पूरा। अच्छा। मैं कोर्ट रूम सजा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ पहली बेंच पे, उनकी तरफ से वो एक कर्नल साहब थे, शुक्र है अच्छा है मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, नहीं तो मैं तो बोलना था अभी कि उनका नाम क्या है। अच्छा। वो बेचारा परेशान हो जाएगा सुनेगा तो। अच्छा। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। वो रिप्रेजेंट कर रहे थे आर्मी को। अच्छा। वो पीछे मुड़ते हैं और मेरे को देख के बोलते हैं, DP लेट मी सी टिल द टाइम आई एम हेयर हु गिव्स यू पेंशन। अच्छा। वो पीछे इसलिए मुड़ते हैं क्योंकि जो कोरम होता है ना AFT में 2 जज बैठते हैं, एक होता है जज, एक होता है आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल रिप्रेजेंटेटिव, जो आर्मी के रूल पोजीशन उन जज साहबान को समझा सके। अच्छा। अच्छा। तो वो कुछ अपने आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, तो इन साहब कर्नल साहब को मौका लगा, ये पीछे मुड़ के मेरे को बोलने लगे कि DP लेट मी सी हु गिव्स यू पेंशन टिल द टाइम आई एम हेयर। अब इन्होंने जो गुफ्तगू करी उस गुफ्तगू में उन्होंने यही पूछना था। खत्म करते ही उन्होंने बोला अच्छा ये बताओ कर्नल साहब, अगर ये वॉर इंजरी नहीं है इनको तो ये जो छर्रे हैं ये मोटर के छर्रे कहाँ से आए हैं, ये एनिमी मोटर है या अपनी मोटर है? कहते हैं एनिमी मोटर है। तो एनिमी मोटर है तो फिर ये वॉर इंजर्ड हुए कि नहीं हुए? हाँ सर सही बोल रहे हो आप, आई एम विद यू, आई एग्री विद इट। तो उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन तब की तभी सैंक्शन कर दी, वॉर इंजरी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन को कन्वर्ट करके वॉर इंजरी में कर दिया। अब ये कर्नल साहब 2 महीने पहले तो आप मुंह उठा के मेरे को बोल रहे हो कि लेट मी सी वुड गिव यू, अभी आप मान गए, कटा लिया आपने अपना बेवकूफ़। फिर उसके बाद बाहर आने के बाद मुझे बोलते हैं यार DP तूने मेरे पास आना था पहले। अच्छा। मैंने कहा सर 4 साल से लड़ रहा हूँ, तब आप ही के पास आया था शुरू में मैं, तब आपने मानी नहीं ये बात। और ये वो तो मैं उसके बाद 3 साल उस केस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए दूसरा केस डालना पड़ा मुझे। अच्छा, इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा था? नहीं। अच्छा। ऐसे बहुत सारे बेचारे, चलो मैं तो ऑफिसर हूँ यार, मैं लड़ सकता हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, कितने डिसेबल सोल्जर्स और विडोज हैं जिनको कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। पहले तो वो जजमेंट लेंगे, फिर जजमेंट लेने के बाद इम्प्लीमेंट कराने के लिए दोबारा से एक कोर्ट केस डाला। अच्छा। कि अब इसको इम्प्लीमेंट करो भाई, 3 साल उसमें लग गए। तो ऐसे 7 साल की लड़ाई करी, और वो भी तब जब साथ में मैं उसके साथ साथ देश का नाम रोशन कर रहा था। पहला एम्पुटी बना, पहला मैराथनर बना, फिर बाद में मैंने अपने साथ जो एम्पुटीज को जोड़ के उनकी ज़िंदगी चेंज करनी शुरू करी। तो एक नेशनल टीवी के ऊपर NDTV पे बरखा दत्त ने शो किया फिर प्राइम टाइम, कि एक तरफ ये जो देश का नाम रोशन कर रहा है कारगिल युद्ध में इंजर्ड हुआ, उसको दूसरी तरफ धक्के खाने पड़ रहे हैं पेंशन के। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जब ये सेना ने ही बोल दिया कि आप ये इंजरी जो है वॉर में नहीं हुई और आपको उसको प्रूव करना है, तो दिमाग में क्या चल रहा था कि ये सिस्टम गड़बड़ है कि हमारा देखो सिस्टम कौन बनाता है? सिस्टम कौन बनाता है का जवाब मैं देता हूँ आपको एक खुद ही। अभी ये हम मनोहर पर्रिकर जी के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, तो एक उन्होंने कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट कमेटी, जिसका मकसद ये था कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट है
उसमें जो भी मुद्दा ऐसा है जो कि कोर्ट तक जा सकता है, उस मुद्दे को आप कोर्ट पे जाने नहीं दो, उससे पहले उसको रिजॉल्व कर दो, उसके बारे में हमारे को जजमेंट वो बताओ अच्छा। कि इसका क्या करें। हम्म। तो जो वो कमेटी थी उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था, डिसेबल वॉर सॉरी बोर्डेड आउट हम्म। ऑफिसर डिसेबल कैडेट्स का। हम्म। जो हमारे एनडीए, आईएमए, ओटीए या एयरफोर्स और नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान बच्चे डिसेबल हो जाते हैं, ऑफिसर कैडेट्स, उनको क्या करते हैं, वो बोर्ड आउट कर देते हैं। उनको भत्ता मिलता है, कुछ पेंशन नहीं मिलती। अच्छा। हालांकि जो सोल्जर अपनी ट्रेनिंग के दौरान डिसेबल होता है, सिपाही, उसको पेंशन मिलती है, डिसेबिलिटी पेंशन, लेकिन उन कैडेट्स को नहीं मिलती। ये डिस्पैरिटी है। तो हमने उस कमेटी में ये रिकमेंडेशन दी थी कि इनको पेंशन इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जो अब आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था कुछ महीने पहले उसका, जिसको अगस्त 2025 में हाँ ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया कि ये जो ईसीएचएस है उसके अंडर भी उनको ईसीएचएस तो उन्होंने दे दिया था। हाँ। ईसीएचएस रिसेंटली दिया, पिछले साल उन्होंने। लेकिन वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस चीज़ के लिए लिया उन्होंने कि भैया ये जो 400 450 कैडेट्स बैठे हुए हैं जो बेचारे अपनी ज़िंदगी, इनमें से कोई शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता, एयर स्टाफ बन जाता, या सीडीएस बन जाता, आज की डेट में वो बेचारा अपने उसको ग्रेड 3 लेवल के जॉब देने के लिए रूल पोजीशन है। अच्छा। तो मैं आपको बता क्या रहा था कि रूल पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन में रूल पोजीशन का हिसाब क्या होता है। एक दिन मेरे को DESW जो डिपार्टमेंट है उनके जो सेक्रेटरी, उनसे मुलाकात हुई, चीफ साहब के एट होम करके एक फंक्शन होता है उस पर। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर आप ये डिसेबल कैडेट वाला जो पेंशन का मुद्दा है इसको क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहे, इसको रूल पोजीशन को क्यों नहीं। तो मेरे को बोलते DPR वो रूल नहीं है उसके ऊपर। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो, रूल आपने बनाना है, यू आर द डिपार्टमेंट विच मेक्स द रूल एंड यू आर टेलिंग मी बिकॉज देयर इज नो रूल ऑन दिस। तो मेरे को बोलते DP एक काम करना, तू ऑफिस में आके मिल। मैं समझ गया कि इसने कुछ नहीं करना। तो जो रूल बने हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी उस पर अड़ी हुई है। पता नहीं क्यों क्यों डर लगता है उनको कि यार अगर जो सही चीज है उसको कर देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। 400 कैडेट्स हैं सारे, 400 कैडेट, उनको पेंशन दे दोगे तो कितने करोड़, 10 करोड़ 20 करोड़ लग जाएंगे। क्या है 20 करोड़, इतना तो साला वो एक VIP का कोई मूवमेंट होता होगा उसमें खर्च हो जाते होंगे। बिल्कुल। रूल पोजीशन नहीं बनाना हमने। तो ये बताना चाह रहा हूं मैं कि जब ये केस लड़ रहा था मैं, तो आपने पूछा था कि दिमाग में क्या चल रहा था। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस पे चलती है, जो ब्यूरोक्रेट्स ने रूल बनाए हैं, जो रूल बनाए हैं उनको फॉलो करने वाले कई बार अपनी एम्पैथी भी खो देते हैं, जैसे वो कर्नल साहब थे। बिल्कुल। तो जब वो एम्पैथी खो देते हैं तो फिर वो क्या सिर्फ ईगो पे चलते हैं, और जब ईगो पे आ जाती है बात तो दिमाग नहीं बंदे का काम करता। जब ईगो हो जाती है, अहंकार जब जिसमें आ जाता है, ये बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सबसे साली खतरनाक चीज अहंकार है। वो नेस्ता नाबूद कर देती है, नष्ट कर देगी आपको। अब जो ईगो पे लेके बैठा है वो तो नष्ट अपने आप को करेगा ही करेगा। फाइनली कोर्ट जजमेंट देता है फेवर में ही, 99% ऑफ केसेस में कोर्ट जो फेवर में जजमेंट दे रहा है, फिर भी आप कोर्ट में जा रहे हो। तो मनोहर पर्रिकर जी ने इनको विड्रॉ कर लिया था केसेस को, जितने भी डिसेबिलिटी वाले केसेस थे। अच्छा। कमेटी की रिकमेंडेशन भी यही बोल रही। फिर निर्मला सीतारमन मैडम ने भी इनको विड्रॉ किया। अभी राजनाथ सिंह जी के दौरान वो फिर दोबारा से चालू हो गए। अच्छा। अब ये क्यों हो रहे हैं मुझे भी नहीं पता। ये नेक्सस है उन वकीलों का, उस डिपार्टमेंट का, साथ में ब्यूरोक्रेसी का, या क्या है। कितने करोड़ों रुपीस सिर्फ कोर्ट केसेस को डिफेंड करने में ही ऑर्गेनाइजेशन खराब कर रही है, उतना तो शायद पैसा भी नहीं उनको देना। बिल्कुल। इट्स मतलब नॉनसेंस है बिल्कुल। अभी आपने बताया कि आप किराए के घर में रहते हैं, आपके पास अपना नहीं मकान? अब जाके मैंने बनाया है पिछले साल। पिछले साल, मतलब आपकी एज अभी 52 है। हाँ 51 ईयर्स की एज में आपने अपना पहला मकान बनाया। जी। इतना टाइम क्यों लगा आपको मकान बनाने में? यार पैसे लगते हैं ना मकान बनाने में, पैसे नहीं थे मेरे पास। तो आपने फिर क्या सोच के KBC में जो आपको प्राइज मनी मिली, फिर आपको नेशनल अवार्ड मिला, उसकी प्राइज मनी आपने डोनेट क्यों कर दी? ऐसा है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना मेरे लिए, वो कॉन्शियस है। क्योंकि शायद मैंने बचपन में अपने गुरुओं से ये सीखा है कि अगर मेरे पास कोई टोली चल के आएगी जो ये बोलेगी कि मेरे को
हमारा धर्म नष्ट हो रहा है, उसके लिए हमारे को आपकी ज़रूरत है। अगर आप हमारे को हेल्प कर सकोगे, हमारे धर्म ना बदले मुगल, तो मेरे गुरु जाके अपने आप को शहीद कर देंगे। हम्म। तो वो जो वो जो सिखलाई है वहाँ से, सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। फाइनली अगर आपने इस दुनिया से निवारण करना है, जाना है, तो आपके कर्मों के बल पे आपका जो लेखा जोखा है, जो ऊपर जाके कहीं पे सेट ऑफ किया जाता है, वो उसके बलों पे होगा। हम्म। अब अगर मेरा ये मानना है कि अगर मैं ये पूरी की पूरी जो दीवार सजी हुई है, या फिर डोगरा रेजिमेंट में मेरे को म्यूजियम के ऊपर मेरे लिए एक वॉल बना रखी है, उन्होंने डेडिकेट करी है मेरे लिए वॉल, मेरे अचीवमेंट्स की, उसके पीछे मुझे लगता है कि या तो वो फाउंडेशन है सिखिज्म की, या फिर वो ट्रेनिंग है आर्मी की। हम्म। जिसने मुझे एक्चुअल में जो रिलीजन ने सिखाया है कि दीन दुनिया के लिए आप अपने आप को गौ गरीब की रक्षा के लिए निछावर भी कर दो, फौज ने वो चीज ट्रेनिंग में सिखाया है। हम्म। और कितने फौजी आज तक जो हैं आपके और मेरे परिवार जनों के लिए, और अनगिनत जो हिंदुस्तानी हैं उनके लिए अपनी जान गंवा चुके हैं। और यही जो मैच था मेरी सिख हिस्ट्री की और फौज की, जो प्रेजेंट डे की रियलिटी है, इसी मैच के कारण मैं इंस्पायर हुआ था कि फौज में जाके अफसर बनूंगा। तो जहां से मुझे जीने का जज्बा सिखाया गया, जिसके कारण मैं कुछ बना, जिसके कारण मैं कुछ अचीव कर पाया, जो अवार्ड मेरे को मिले, आई थिंक ये मेरा फर्ज बनता है हम्म। कि जो वो प्राइज मनी मिला वहां से मैं उसको डेडिकेट कर सकूं, उनको दे सकूं। क्योंकि वो पैसा भी जो है सेंट्रल वेलफेयर फंड आर्मी का उसमें गया है। और मेरा जो है बहुत जो पूरी कमेटी की रिपोर्ट में, जो मनोहर पर्रिकर जी की जो वो एक्सपर्ट कमेटी थी, उसमें से सबसे ज़्यादा जो मेरा इमोशनल कनेक्ट है उन डिसेबल ऑफिसर कैडेट्स की तरफ जाता है। हम्म। तो मैंने केबीसी का पैसा भी जो डोनेट किया, क्योंकि मैं एक तरीके से थोड़ा सा फेडअप था कि यार इन बच्चों के लिए कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। हम्म। तो शायद किसी को थोड़ी सी शर्म आएगी कि भैया मैं एक इंडिविजुअल पैसे दे रहा हूँ उसके लिए। मैंने वो चिट्ठी लिख के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वो चेक भेजा था हम्म। कि सर ये जो पैसा है, ये इससे आप एक कॉर्पस शुरू करो, हम्म। जिसके कारण उन कैडेट्स को सपोर्ट सिस्टम बन सकें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एक डिग्निटी से जी सकें। उनको चाहे एजुकेशन दो, चाहे उनको आप किसी तरीके से एक्सपर्ट बनाओ, सो दैट उनकी लाइवलीहुड जो है ना, अगर पेंशन नहीं जब तक शुरू होती तब तक उनको उनकी लाइवलीहुड में उनको एक इज्जत मिले, सम्मान मिले, जो एक ऑफिसर। क्योंकि कल को वो अगर नहीं इंजर्ड होते तो शायद कहीं, जैसे मैंने बताया, सीडीएस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या एयर स्टाफ या नेवल स्टाफ भी बन सकते थे। तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह जी का ट्वीट तो बढ़ाया था कि लाउडेबल जेस्चर बाय मेजर डीपी सिंह, ऐसे वेटरन होने चाहिए। जिसके नीचे मैंने उनको लिखा भी था कि सर ये मैंने इसलिए डोनेट किए क्योंकि ये जो डिसेबल कैडेट्स हैं उनका कॉर्पस शुरू कर सकें, तब तक जब तक आप उनको पेंशन देना शुरू न करें। उसके बावजूद आयरनी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है सुओ मोटो। जो वो ब्यूरोक्रेसी बैठी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, उसने अभी तक रूल पोजीशन चेंज नहीं करी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक स्कीम लेके आई कि आर्मी में अगर आना है तो अग्निवीर एक योजना है, उसके थ्रू आना होगा। और हमने देखा कि कई अग्निवीर भी बॉर्डर पे शहीद हुए और उनको शहीदी का मतलब जो उनको मार्टियर नहीं घोषित किया गया ना। तो वो जो 1 करोड़ की मनी का मेंशन आपने किया, कई स्टेट गवर्नमेंट ने किया, कई ने नहीं किया। आप पर्सनली आज यहाँ बैठकर उस स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं? कैसी स्कीम है वो? क्या आर्मी को लेकर उसकी जो प्राइड है उसको बढ़ाएगी वो स्कीम, या उसमें कुछ लूप होल्स हैं जो गवर्नमेंट को एड्रेस करने चाहिए? मुझे नहीं पता कि इस स्कीम को क्यों बनाया गया है। मतलब इन द सेंस, जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे इसके पीछे लॉजिक नहीं समझ में आया। क्योंकि मेरे हिसाब से एक जो आर्मी है, आर्म फोर्सेस जो है,
वो चल इसीलिए रही है क्योंकि उनका जो मोटो है ना, वो चैटवुड मोटो, कंट्री कम्स फर्स्ट, देन कम्स माय टीम, एंड एट द एंड कम्स माय ओन ईज एंड कंफर्ट। उसमें वो जो सिपाही है उसको मालूम है कि मैं अगर देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान भी गंवा दूंगा ना, तो मेरा जो ऑफिसर है या मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरी विधवा की और मेरे बच्चों की ख्याल रखेगी। उसको पता है कि पेंशन भी मिलेगी, उसको पता है सब सेट रहेगा। तो इस कमरेडरी के कारण ही हमने सारे युद्ध जीते हैं। आप समझ रहे हो? युद्ध इसलिए नहीं जीते जाते हैं क्योंकि हमको पैसा दिया गया है। युद्ध इसलिए जीते जाते हैं क्योंकि जुनून है कि देश के लिए कुछ करूंगा, और उस जुनून को इस बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके से पाला हुआ है कि फौजी जब फौजी से मिलता है ना, चाहे वो एक दूसरे को जानते भी ना हो, लेकिन जब वो मिलता है तो ऐसे लगता है जैसे खून का रिश्ता है। अच्छा। अगर किसी ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो तो किसी पड़ोसी को आप एतबार नहीं करोगे आज की डेट में, लेकिन अगर फौजी बैठा होगा तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करके कुछ भी छोड़ के चले जाओगे कि ठीक है ये बैठा है। और फौजी के साथ मिलके अगर मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे मैं किसी को भी नहीं जानता, किसी फौजी को भी नहीं जानता, मेरे को सिर्फ इतना बोलना होगा कि हाँ, किसी के भी घर घुस जाऊंगा मैं, जो आर्म फोर्सेस का रिटायर्ड पर्सनल है या सर्विंग है, और उसके ऊपर मैं कुछ भी सहारा लेके छोड़ के चला जाऊंगा तो वो प्रफुल्लित होगा, काम पूरा करेगा। बिल्कुल। ये ट्रस्ट बॉन्डिंग जो बनी है वो क्यों बनी है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके की ट्रेनिंग देके इस तरीके के जज्बे को पाल के रखा है। और इसी कारण से सिपाही जो है अपने यूनिट के लिए, अपने अपने निशान के लिए अपने आप को निछावर कर देता है। अब जो अग्निवीर है वो क्यों आ रहा है? उसको दिया जा रहा है लालच कि भैया ये पैकेज मिलेगा आपको, इसके लिए आओ आप, 15 लाख मिलेंगे, है ना? 4 साल। और 4 साल आपने 5 साल जो भी काम करना है उसके बाद आपको ये पैकेज मिल जाएगा। अभी मुझे ये बताओ, जो आ रहा है पैकेज के लिए उसमें कहीं जुनून होगा कि मैं मर जाऊंगा? उसको तो ये दिख रहा है कि यार किसी तरीके से कन्नी काट के 4 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद बाहर चलेंगे, पैसा ले लेंगे और अपना दुकान खोल लेंगे या कुछ और काम करेंगे। मुझे तो ये भी खतरा लगता है, अगर मेरी पर्सनल अगर आप बात माने, कि जब ये बाहर निकल के आएंगे ना लोग, अग्निवीर जो हैं, ये ट्रेन तो होंगे, हथियार चलाना तो आता ही है उन्हें, जो स्मॉल आर्म्स वेपन है। उसके बाद ये क्या करेंगे? अगर इनको नौकरी ना मिली, अगर ये अच्छे तरीके से सेटल नहीं हुए कहीं, तो क्या होगा इनका? मतलब इमेजिनेशन आपके लिए पास है, आप अपने आप इमेजिन कर लीजिए। और अगर उसके लिए एग्जांपल चाहिए तो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ आप देख सकते हो। यूएस में या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में जो जो बाहर जा चुके हैं लोग, कंस्क्रिप्शन पीरियड को ख़त्म करने के बाद वो कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम देयर। इंग्लिश बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ में भी बहुत लोगों को दिखाया गया है ऐसे। तो मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आ रही है बात क्यों किया गया है, पर मैं इसके ऊपर कमेंट दे के मैंने अपने पर्सनल अपने ओपिनियन दिए हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये बात जो ओहदेदार हैं उनको समझ में आए। पता तो है सबको वो क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं या जो भी है। आई कांट कमेंट फर्दर ऑन दैट। फिल्में देखते हैं सर आप? हाँ बिल्कुल। अभी लास्ट धुरंधर देखी आपने? देखी। कैसी लगी आप? धुरंधर पिक्चर जो है वो एक मतलब कट पीस बहुत सारी ऐसी जो स्टोरीज हैं जो जो एक्चुअल में रियल में अगर देखी जाएंगी तो इतनी जेम्स बॉन्ड टाइप की कोई स्टोरी नहीं होती है। जैसी वो एक मसाला मूवी, उन सारे टुकड़ों को जोड़ जोड़ के एक मसाला मूवी तैयार की गई है, जो अक्सर बॉलीवुड वाले करते ही हैं। उनको क्या लेना देना किसी चीज़ से, उन्होंने अपना वो अचीव करना होता है कि भैया इतने पैसे लगाने हैं और इतने पैसे वापस आने चाहिए। वो उन्होंने धुरंधर में फर्स्ट क्लास अचीव कर लिया है। आई थिंक वो बिगेस्ट 1000 करोड़ से भी पार चली गई कर चुकी है ना अब। उसने जो प्रॉफिट कमाया उसका मतलब नंबर 1 हो चुकी है वो। और उस मिर्च मसाला को देखने के लिए बहुत सारी पब्लिक जो है वो जाती है, क्योंकि उनको मूवी देखने का एंटरटेनमेंट है। वो एंटरटेनमेंट मैं नहीं चाहता कि यार मेरे को साला सिर पे प्रेशर आए
सलमान खान की मूवियाँ क्यों चलती है? नाच अभी गाना हुआ, ये हुआ, खत्म हो गई। एक और फिल्म अभी आई है 21, बहुत बढ़िया मूवी, आपने देखी? बहुत बढ़िया मूवी है। मुझे ये बताइए कि एज एन आर्मी मैन, एक्स आर्मी मैन, कौन सी वो चीज़ें हैं वॉर के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में, हमारे दुश्मन देश के बारे में, जो कि फिल्मों में नहीं दिखाया जाता या गलत तरीके से दिखाया जाता है? एक आर्मी मैन क्या बता सकता है? ये देखिए, ये सवाल आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आर्मी मैन जो है वो फिल्म नहीं बनाता। नहीं, रियलिटी की चीज़ें बता रहा हूँ जो फिल्में नहीं दिखा रही हैं। मैं यही बता रहा हूँ हम्म, आपको, रियलिटी जो होती है ना वो फिल्मों में नहीं दिखाई जा सकती। क्या है रियलिटी? रियलिटी अगर देखिए, 21 जैसे मूवी की बात कर रहे हो आप, अब 21 मूवी जो है उसमें टैंक बैटल बड़ी अच्छी दिखाई गई है। उसमें 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 आई 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 लव दैट मूवी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो मूवी। धुरंधर अपनी अलग तरीके की मूवी है, उसके बाद उसको 21 के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो एक 21 जो है एक व्यक्ति की ब्रेवरी के बारे में मूवी है। लेफ्टिनेंट अरुण, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट क्लास। 21 जो है वो वॉर को एंटी वॉर फिल्म है, और जो धुरंधर है वो कहीं ना कहीं वॉर को सेलिब्रेट करती हुई दिखती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप वॉर को कैसे देखते हैं, और आम इंसान को जो देश में रह रहा है उसको वॉर को देखने का नज़रिया गलत है या सही है, कैसे देखना चाहिए? उसको पता क्या है वॉर के बारे में? जो फिल्में दिखा रही है वो इंसान को जो पिक्चरों में दिखता है वो वॉर। एग्जैक्टली, हाँ। आम इंसान के अगर उंगली कट जाए तो वो बेचारा मारा मारा फिरता है। अगर छोटी सी चोट लग जाए तो वो, मतलब अगर बुखार हो जाए तो वो बिस्तर पे पड़ जाता है। अगर उसको मैं 50 किलो का पिट्ठू देके बोलूं कि ले भैया गुड़ और ले बने चना और अगले 5 दिन तक सुनो सिर्फ यहाँ से शिमला की तरफ जाना है, पहुंच, उसकी हवा सरक जाएगी। तो जब उनको मालूम ही नहीं है वॉर के बारे में, तो वो तो अपने इमेजिनेशन से वो सोचेंगे ना कि यार वाह। तो ये जो पिक्चरें बनती हैं, ये कोई बहुत सारी पिक्चरें हैं जो रियलिटी को बहुत नज़दीक तक दिखाती हैं। जैसे 21 एक मेरे को लगी है मूवी जिसमें रियलिटी को बहुत नज़दीक तक दिखाया है। लेकिन वॉर को प्रोपोगेट करना या वॉर को एंटी वॉर दिखाना, ये इसके ऊपर जो है ना, फौजी के हिसाब से, मैं पिक्चरों को छोड़ दो, फौजी के हिसाब से मैं आपको अगर चाहूँ तो बताना चाहूँगा ये कि कोई भी फौजी ये नहीं चाहता कि लड़ाई हो, क्योंकि नुकसान तो मेरा ही हो रहा है ना। हाँ, मैंने शपथ ली है कि लड़ाई, आज की डेट में मैं वेटरन हूँ, डिसेबल हूँ, लेकिन उस शपथ के लिए अगर आज भी मुझे हथियार उठा के अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी पड़ेगी तो मैं जाऊंगा। बहुत सारे वेटरन ऐसे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन विजय के दौरान तैयार थे कि मौका दो हम आएंगे, क्योंकि वो एक जुनून है कि मातृभूमि को डिफेंड करना ही करना है किसी भी हक से। एट द सेम टाइम रियलिटी ये है कि कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं मरूं, कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरे हाथ पैर कटें, क्योंकि जिंदगी तो मैंने जीनी है ना, या मेरे बच्चों ने जी, बच्चों को तो, बच्चों से प्यार मुझे भी है। हाँ, उस समय मैं उस प्यार को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने दूंगा जब मैं मातृभूमि की रक्षा कर रहा हूँ। ये जो है ना, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ये प्रेरित करती है कि मैं हर वो काम को करूं जिस काम से मेरे देश की जो इज्जत और सम्मान को बढ़ावा मिले। अगर मैं फौजी हूं तो मैं हर तरीके से उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊं जिस ड्यूटी के लिए मुझे फौज ने मौका दिया है, उसके लिए चाहे मेरे को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाए। इसका मैं एग्जांपल एक छोटा सा आपको देता हूं कनेक्ट करके। बिल्कुल, स्वच्छ भारत अभियान करते हैं, कैंटोनमेंट हमेशा चमके हुए क्यों होते हैं? बाहर क्यों गंदगी होती है? हालांकि बाहर भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की रीति रिवाज, चंडीगढ़ को ले लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन का रीति रिवाज ही ऐसा है कि वो एकदम झक्कास सिटी है, क्लास सिटी। चंडीगढ़ का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप इसको स्वच्छ भारत का इनाम दो या ना दो, सारी दुनिया जानती है कि चंडीगढ़ इज ए1 बेस्ट है। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। बट कैंटोनमेंट क्यों साफ सुथरे होते हैं? कारण ये है क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है सारे फौजीज की, वो उसको निभाते हुए, अपना मान के उसको, उस ड्यूटी को निभाते हुए उसको साफ सुथरा रखने की कोशिश नहीं कर रखते हैं। और उसमें सिविलियन भी हैं जो सफाई करने वाले हैं, वो भी साफ करते हैं।
किसी को ये मौका नहीं दिया जाता कि कन्नी काटे है। बाहर जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चटकारा है, मजे हैं, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन के कारण सोशल मीडिया पे बातें हैं, ट्रोलिंग है, तो वो तो चाहेगा ही मैं लड़ाई करूं। उसने तो नहीं लड़ाई हो, क्योंकि उसने थोड़ी जाना लड़ाई पे जाएगा कोई और हम टीवी में बैठ के मजे लेंगे। आहा हा 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 हा। आज वो शहीद हो गया, उसके ऊपर मैंने तो उसके ऊपर यार पोस्ट डालनी है, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने रील डालनी है कि मेरा शहीद आ गया वहां पे, उसका देखो ताबूत लिए जा रहे हैं, इतना सारा प्रोसेशन चल रहा है, पर मेरी जेब से थोड़ी कुछ जा रहा है। मेरे को तो फायदा हो रहा है। जब मैं पोस्ट डालूंगा तो मेरे को लाइक्स मिलेंगे, मेरे फॉलोअरशिप बढ़ेगी, मेरे को उससे फिर बाद में साला पैसा भी आने लगेगा, तो क्यों नहीं चाहूंगा मैं लड़ाई। नुकसान हो रहा है जो फौजी का हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है मुझे। अगर मैं बोलूँ कि आप फौजी को हेल्प करो, नहीं उसके लिए तो ऑर्गेनाइजेशन है ना, फिर मैं कन्नी काट जाऊंगा। तो ये जो हमेशा ही ऐसा चलेगा। और ये आपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए भी काम किया, और मैंने देखा कि कोटा में, राजस्थान के कोटा में जो बच्चे सुसाइड करते हैं उनके लिए काम किया। थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहता हूँ। ऐसा है कि मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में अगर किसी के ज़िंदगी में जो आपकी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उस चैलेंज के पीछे भगवान आपको एक ना वो दे रहा है, क्या आपको एक नज कर रहा है, आपको एक प्रेरणा दे रहा है कि भाई साहब देख, तेरे को ये चैलेंज मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि तू इस चैलेंज को अपने बलबूते पे क्रॉस कर सकता है, इसके ऊपर उठ सकता है। अब तूने क्या करना है भाई, चैलेंज के ऊपर नहीं उठना, तूने औरों के लिए भी कुछ काम करना है इसके बारे में। तो मैं इसको तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। मेरा ये नज़रिया है हर डिफिकल्टी को अब देखने के लिए। तो मुझे डिसेबिलिटी मिली। अब आप ये देखो, मैं फौज में गया हूँ क्योंकि फौज ही मेरी इच्छा थी बचपन से, और गया सिर्फ 1.5 साल में मेरे को चोट भी लग गई। लेकिन उसके बाद जो कहानी हुई, उस कहानी ने मुझे बनाया कुछ। तो अगर आप देखो, फौज में जाना, चोट लगना, टांग कटना, वो मकसद था उस स्टोरी लाइन का जो भगवान ने लिखी थी मेरी स्क्रिप्ट में, जिसके कारण मैं बाद में अचीव कर सकूं कुछ। तो डिसेबिलिटी मिली, रनिंग करी, एनजीओ बनाया, एम्पुटीज के माइंडसेट को चेंज किया, सोसाइटी के माइंडसेट को पॉजिटिव बना के उसकी तरफ, डिसेबिलिटी की तरफ किया, ये मकसद पूरा हो गया। सॉरी। कोटा में जो आप बोल रहे हो कि बच्चों के लिए किया, क्योंकि बच्चा था जब मैंने वो मेंटल हार्डशिप झेली है, फेलियर देखा है। जब मेरे को टीचर ने बोला कि भाई, जब मैं टीचर के पास गया कि पेपर आने वाले हैं, आप मेरे को पढ़ा दो, मंडल कमीशन का साल था, सारे साल वो पढ़ाई हुई नहीं। 1990? हाँ, अच्छा। पढ़ाई हुई नहीं सारे साल। फिर बोला कि एग्ज़ाम हो जाएंगे, हम सोच रहे थे एग्ज़ाम होंगे नहीं। अब जब एग्ज़ाम हो जाएंगे तो हमारी हवा सरक गई कि अब तैयारी कैसे करें। साइंस के स्टूडेंट, हम टीचर के पास पहुँचे, साइंस के टीचर हमारे फिजिक्स के थे, उनसे बोला कि रिक्वेस्ट करी कि आप हमें पढ़ा दो। तो उन्होंने ताना मार दिया कि तेरे को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा। तू तो बहुत ही पढ़ा लिखा बच्चा है। क्योंकि मैं उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ता था पहले, मेरे पास पैसे नहीं थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। अब जब मजबूरी पड़ी तो मैंने सोचा कि इनको मैं रिक्वेस्ट करूँ, तो उन्होंने मेरे को लात मार के भगा दिया। ठीक है, तो ये दुत्कार झेली है। उसके बाद मेरे को फेल कर दिया, बोर्ड का मेरे को एडमिट कार्ड नहीं दिया, घुमाते रहते थे, लटकाते रहते थे। तब किसी दूसरे टीचर ने मेरे को बोला कि बेटा धक्के मत खा, घर जाके पढ़ाई कर, 1 हफ्ते पहले आ जाना। तो तेरा, वो मेरे क्लास टीचर से फिजिक्स वाले, ये प्रैक्टिस आज भी चल रही है, चलती है हर जगह। तो वो दुत्कार झेली है। आजकल ये प्रैक्टिस जहाँ पे होती है, वो बड़े शहरों में अगर ये प्रैक्टिस हो जाए ना, तो बच्चे बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। छोटे शहर वाले तो फिर भी धक्के खा खा के मजबूत है, थोड़े बड़े शहरों में थोड़े सोफिस्टिकेशन ज़्यादा है, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। कोटा में जब मैंने देखा कि यार ये चीज़ें हो रही हैं, तो मैं हिल गया। क्योंकि कोटा में जो है ना, इसके एक साइन वेव चलती रहती है। कभी तो थोड़े कम हो जाएंगे, फिर एक साल आएगा बड़ा सर जाएगा, धड़ाधड़ हर रोज कोई ना कोई सुसाइड हो रहा है। क्योंकि शायद ये भी एक तरीके की ना वो है, एक ने किया तो फिर दूसरे को भी प्रेरणा मिली, तीसरे ने भी कर ली, चौथे ने भी कर ली। तो वो 2015 का जो साल था, उसमें मैं हिल गया था, क्योंकि हर रोज हेडलाइन पे आता था, आज एक 2 बच्चे मर गए, आज 3। तो मैंने, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे अपने आप को किसी ना किसी जुगाड़ के साथ पहुंचाया कि यार मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ। तो उसका कारण भी यही था क्योंकि मैं खुद इस चीज को सफर किया है। तो सफर करने के लिए परमात्मा ने मेरे को ये, जैसे मैंने बताया, चैलेंज इसलिए दिया था कि इस तरफ कुछ काम कर सकूं। और आज भी मैं बच्चों के साथ जाके बात करता हूँ, जब स्कूल में, कॉलेजेस में, तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरे फेलियर भी हुए, मेरे को धक्के भी खाने को मिले, मेरे को ऐसे अब्यूजेस भी मिले। मेरे को यहाँ तक भी बोला गया अपनों ने कि तू चोर है, बस लिखना बाकी था वो अमिताभ बच्चन की तरह। अच्छा। कि तू चोर है। अच्छा। तो आई कैन फील दैट पेन।
और उस पेन को फील करने के बाद मुझे और पेन तब होती है जब मेरे को सुनने को मिलता है, अभी वो पिछले दिनों दिल्ली का एक बच्चे ने जंप मार दिया था 10वीं का, बट क्या यार। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आज की कल की जो अपब्रिंगिंग है, जिसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बच्चों में बहुत वो हैवी है, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में हमारा सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो भी फेल दिखता है मुझे, जो पेरेंटिंग है वो भी कहीं ना कहीं फेल दिखती है। ऐसे में एज एन आर्मी पर्सन आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं बच्चों जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, कि हमारी बच्चों की अपब्रिंगिंग में कौन कौन सी चीज़ें लाई जाएं बचपन से, कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथनिंग हो सके, और अगर लाइफ में आगे चल के कुछ बड़े चैलेंजेस भी आते हैं या छोटे चैलेंजेस भी आते हैं, कोई सेटबैक आते हैं, तो उनका हम बहादुरी से एकदम छाती चौड़ी करके फेस कर पाए। ऐसी कौन सी आदतें हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं नई जनरेशन में? आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आजकल जो पेरेंट्स हैं, मैं सबके लिए ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे को लगता है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ना, वो जो एक ग्रिट डेवलप करने की तरीके होते हैं, उससे पहले ही उनको जो मांगते दे देते हैं। क्योंकि अ, मतलब एक तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो इतनी बढ़ चुकी है, बढ़िया हो चुकी है ओवरऑल, कि पैसों की कमी है नहीं। पैसों की कमी नहीं है तो लग्जरीज की कमी नहीं है, लग्जरीज की कमी नहीं है तो कंफर्ट की कमी नहीं है, कंफर्ट जोन है तो आप कुछ अचीव कर ही नहीं पाओगे। तो जब जब तक कंफर्ट को तोड़ने की आदत नहीं डालोगे, जब तक आप कम में जीने की आदत नहीं डालोगे, तब तक आपको ये मजबूती नहीं आएगी। और उसी के कारण जो है, जब थोड़ा सा भी फेलियर कहीं पे नजर आता है तो बच्चे टूट जाते हैं। दूसरा जब जो है, मेरे हिसाब से जो ये एजुकेशन सिस्टम नया बना है ना, कि नंबर देने की जरूरत नहीं है, टेस्ट देने की जरूरत नहीं ग्रेड है, सिस्टम। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब टेस्ट क्यों होता है, एग्जामिनेशन क्यों होता है? ये सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। ये इसलिए भी होता है कि क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप 3 घंटे तक प्रेशर को झेल के उसको सस्टेन करके लिख सको, अपने आप के विचार जाहिर कर सको। ये कहाँ से सीखने को मिलेगा जब आपके पास वो साला टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही पास कर दे रहे हो। आपको लग रहा है कि बड़े हो गए वो अपने आप सीख जाएंगे। ये धीरे 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 धीरे, जब पहले छोटा चैलेंज दो, फिर उससे बड़ा चैलेंज दो, फिर उससे बड़ा चैलेंज दो, हमने सबने ऐसे ही सीखा है। तो वो एजुकेशन सिस्टम भी कंफर्ट में आ गया है। 99-100% तो ऐसे ही आ रहे हैं आजकल। मुझे हैरानी होती है कि इतने नंबर कैसे आ जाते हैं। इसका मतलब आप क्वेश्चन पेपर क्या सेट कर रहे हो? ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं आपकी साले 100% ऑफ दिस क्लास इज गेटिंग 100%, देन तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भैया इन्होंने पढ़ाया इतना अच्छा है कि सबको सब कुछ समझ में आ गया। मैं स्कूल में जब जाता हूँ ना, तो मैं स्कूल वालों से ये बोलता हूँ कि आप जो हो, जो अचीवर्स हैं, उनके बारे में शोकेस करते हो, उनके कंधों पे रख के आप बंदूक चलाते हो कि हमारे स्कूल ने ये अचीवर पैदा किया, वो अचीवर पैदा किया। ये जितने बच्चे हैं बड़े होके जो क्रिमिनल बने हैं, ये किसी स्कूल में ही पढ़े हैं क्या? इसका किसी ने अपने अपने कंधे पे इसका बोझ उठा के बोला कि वो क्रिमिनल मेरे स्कूल से निकला है? नहीं, कोई भी नहीं बोलता। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में पढ़ाई के दौरान स्कूल ने गलती करी है ना, वो भी तो वहीं से निकला है। या वो मतलब माँ की कोख से सीख के आया था अभिमन्यु की तरह कि मैंने बम कैसे बनाना है? ऐसे तो हो नहीं सकता। डीपी सिंह भी क्रिमिनल बन सकता था। जब डीपी सिंह को लोगों ने बोला कि तू चोर है, जब डीपी सिंह को लोगों ने हेल्प करने से मना कर दिया, जब डीपी सिंह को दुत्कार दिया, जब डीपी सिंह फेल हो गया, जब डीपी सिंह के पास पैसे नहीं थे, डीपी सिंह धक्के खा रहा था, वो भी तो क्रिमिनल बन सकता था। क्यों नहीं बना? परमात्मा की दया से मैं गुरुद्वारे से जुड़ चुका था, सुबह शाम जाता था, सुनता था, किससे कहानियां सुनने को मिली, हिस्ट्री अच्छी सुनने को मिली, तो एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन से चला। अब कौन से बच्चों को आजकल लोग, माँ बाप अपनी पुरानी कहानियां सुना रहे हैं? उनके पास अपने पार्टियों से और कॉर्पोरेट जॉब से टाइम नहीं है। कौन से माँ बाप जो हैं आजकल बच्चों को लेके मंदिर में जाके बैठते हैं या गुरुद्वारे में जाके ले जाके उनको बिठाए? मैं खुद नहीं ले जा पाता हूँ कई बार। तो ये जो पेरेंटिंग है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसमैच है। इस
लिंक के कारण ही बच्चे जो हैं सॉफ्ट 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 बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ एजुकेशन भी ऐसे ही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसके कारण वो, और तीसरी तरफ फिर आजकल सोशल मीडिया आ गया है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, लाइक नहीं होंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, उसके कारण साइकोलॉजिकल ट्रबल्स होने लग गई हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, बात ये है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। फर्स्ट तो ये है कि कुछ भी हो जाए, फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने ना, चाहे आप वीडियो गेम खेलो ना खेलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर जाके फील्ड में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, गिल्ली डंडा, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या रनिंग या साइकिलिंग कुछ करना जरूरी है। वेरी 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 क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट। मेडिकली साइंटिफिकली भी ये हेल्प करता है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके अंदर हार्मोन जनरेट होते हैं, एंडोर्फिन जनरेट होते हैं, जो आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं, जो मूड को अच्छा बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और उससे कारण आप अपने आप को और अचीव कर सकते हो, अपने आप को मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकते हो। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारे को इन बच्चों को, और ये शायद जेनजी को समझ में आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी और जो हमारे पुरानी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हुआ के जो तरीके हैं, जब इन चीज़ों को वो करने लग जाएंगे तब उनको कहीं ना कहीं अंदर कामनेस अपने आप को काम कैसे करना है इसका तरीका मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये 2 चीज़ें भी हम सिस्टम में भी ले आए, एजुकेशन सिस्टम में भी अगर इन 2 चीज़ों को फुलफिल कर दें तो शायद इस चीज़ को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये समझना जरूरी है कि डिफिकल्टी और चैलेंज क्यों आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अब आपको इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। स्कूल का एग्जांपल पकड़ते हैं ताकि समझ सबको आए। क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, मॉनिटर किसको बनाया जाता है? जो कंट्रोल कर सके, जो अक्सर जिसको टीचर ये समझता है कि यार ये बच्चा जो है ना, इतना इतना इसके अंदर मतलब एक तरह की इसकी पर्सनालिटी ऐसी है जो ये काम कर सकता है ना। बिल्कुल। या फिर कि जो अगर मान लो कोई टास्क दिया जाना है टीचर ने, वो टास्क किसको दिया जाता है? जिसको टीचर ये समझती है कि ये बच्चे के अंदर इतनी क्षमता है कि इस टास्क को ये कंप्लीट कर सकता है ना। हालांकि उस बच्चे के लिए वो चैलेंज है, क्योंकि वो ओवर एंड अबव उसकी एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसके लिए। चाहे वो टास्क हो, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो कैप्टन हो स्कूल का, चाहे वो हाउस कैप्टन हो, चाहे वो डिबेट में जा रहा हो, वो ओवर एंड अबव उसकी क्लास की पढ़ाई से है ना। तो टीचर को मालूम है कि इस बच्चे के अंदर इतनी क्षमता है कि ये अपने ओवर एंड अबव काम से ज्यादा काम कर सकता है, उसके लिए वो डिफिकल्टी या चैलेंज हो सकता है। इसी तरीके से जिंदगी में उसी इंसान को डिफिकल्टी या चैलेंज दिया जाता है जिसको भगवान समझता है कि ये अपने आम नॉर्मल रूटीन की जिंदगी से आगे जाके इसको चैलेंज को आसान बना के इसके ऊपर जाके क्षमता बढ़ा के अपनी दिखा सकता है और दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन सकता है। तो समझना क्या है कि डिफिकल्टी मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि मेरे अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करके दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकता हूँ। जब मेरे को ये बात समझ में आ जाएगी कि डिफिकल्टी मेरे सक्सेस के लिए है, तो फिर मैं इससे हताश होने की जगह पे इसको मांगना शुरू करूंगा। आप समझ में आ रहे हो? बिल्कुल। बच्चों को ये बात अगर समझ में आ जाएगी ना कि डिफिकल्टी आपकी सक्सेस के लिए है, ताकि आप बेहतर बन सको, आपको और अच्छा अचीवर बना सके जिंदगी में, तो फिर बच्चे जो अपने आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को मांगना शुरू कर देंगे। बच्चे क्या, बड़े भी सब मांगना शुरू कर देंगे। इतनी सी बात समझ में आ जाए, बस इसकी जरूरत है। आपकी पर्सनैलिटी के इतनी ज़्यादा वो हैं एस्पेक्ट्स हैं, और एक एस्पेक्ट ये है कि आपने अपने ऑर्गन्स भी डोनेट कर रखे हैं। क्या करना है इनको रख के? और इंडिया में ऑर्गन डोनेशन को लेके बड़े मिसकंसेप्शंस हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या समझने की ज़रूरत है इसको लेकर, ऑर्गन डोनेशन, और कितना ज़रूरी है ये? मिसकंसेप्शन जो होते हैं ना,
वो इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं पे जो किसी ने एक रीड एक एक रीत शुरू करी थी, वो धीरे 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 रिलीजन बन गई। जब रिलीजन बन गई तो उसके उसमें उसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे डाले गए कि आप ये करोगे तो वो हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा। उन कॉन्सेप्ट्स के कारण लोगों को ये लगता है कि अगर हमने ऑर्गन, अपने शरीर को हमने अ, अ, आत्मा को हमने विलीन करना है परमात्मा के साथ, तो इस शरीर को अग्नि भेंट करना या दफनाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप मुझे ये बताओ, अगर ये ऑर्गन मेरे मरने के बाद जल के खराब खाक हो जाएंगे, तो भगवान के बनाए हुए इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ का फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? बजाय इसके अगर मैं इन ऑर्गन को डोनेट करके प्लेज कर दूं कि मेरे बाद मरने के बाद ये डोनेट इसको किसी ज़रूरतमंद को दिए जाए, आंखें उसको दिखने को मिल जाएगा। अब तो हाथ और पैर भी कट के जुड़ने शुरू हो चुके हैं। हाथ के लिए तो बड़ी सक्सेस हो आ चुकी है, आने वाले दिनों में पैरों को में भी सक्सेस आनी शुरू हो जाएगी शायद। तो मेरा हाथ काट के किसी को लग जाए या मेरा पाँव काट के किसी को लग जाए, क्या ज़िंदगी बढ़िया हो गई? और आपके कर्मों के हिसाब से अगर आप लॉजिक देखो, ये कर्म के बारे में भी वही रिलीजन में बताया जाता है। कर्मों के हिसाब से आप अपने कर्म अच्छे करके जा रहे हो, मरने के बाद भी आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं। तो यार, उस रूढ़िवाद विचारधारा से बेटर ये है कि अपने कर्मों वाले विचारधारा के तरफ ध्यान दीजिए, उसको बेहतर बनाइए जिसके कारण किसी का फायदा हो, ताकि ये सेट ऑफ हो जाए साला आपका जो लेना देना है कर्मों का, और आप मुक्ति को प्राप्त कर सकें। मेरे हिसाब से ये जो विचारधारा है, इस तरफ ध्यान देना, इस लॉजिक को अगर समझ में आ जाएगा लोगों को, तो फिर वो इससे घबराएंगे ही नहीं कि अगर मैं मरने के बाद मेरे हाय हाय शरीर को नहीं जलाया गया तो पता नहीं क्या होगा। आपने अभी बताया कि आप पार्किंसंस डिजीज़ से भी सफ़र कर रहे हैं और आप लगातार इस पे काम भी करें कि प्रोस्थेटिक्स इसमें लाया जाए, उसकी अवेलेबिलिटी हो। पहले इस डिज़ीज़ के बारे में बताइए लोगों को, जो लोग नहीं जानते हैं क्या-क्या दिक्कतें आती हैं इससे, और प्रोस्थेटिक्स के आने से कैसे ज़िंदगी आसान हो सकती है उन तमाम लोगों की जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूँगा। प्रोस्थेटिक उनके लिए नहीं है, उनके लिए प्रोस्थेटिक के बारे में बात नहीं कर रहा था मैं कह रहा था क्योंकि मेरी टांग कटी हुई है तो मेरे को प्रोस्थेटिक अच्छा, की जरूरत पड़ सकती अच्छा, है। अच्छा। उसका मैं लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि पार्किंसन क्या है। पढ़े लिखे उन लोगों से भी अगर मैं बात करता हूँ, हो सकता है जब तक मुझे नहीं होती तब तक मेरे को भी ये कन्फ्यूजन रहता, बिल्कुल। अवेयरनेस नहीं है ना। तो पार्किंसन जो है, अल्जाइमर के साथ कंफ्यूज की जाती है। अल्जाइमर एक ऐसी डिजीज है जिसमें आप भूलते हो। पार्किंसन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप की बॉडी में रिजिडिटी या बॉडी में कंपन आना शुरू हो जाता है, कंट्रोल खत्म हो जाता है। ये डिफरेंट है, लेकिन इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही रिलेशन है। पार्किंसन होता है तब जब आपके ब्रेन में डोपामाइन, जो एक हैप्पी हार्मोन है, उसका बनना कम या बंद हो जाए। जैसे मेरे केस में जो है, राइट साइड की ब्रेन में वो थोड़ा सा कम हो गया है, जिसके कारण मेरी जो लेफ्ट बॉडी है उसमें रिजिडिटी, उस मेरे बोलने, मेरी कंट्रोल, उसमें थोड़ा मुश्किलात आनी शुरू हो चुकी हैं। और ये लाइलाज बीमारी है, ये प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिजीज़ है जो धीरे 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 बढ़ती है। इसका इलाज कोई किसी भी पैथी में, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, किसी में भी नहीं है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि वो जो डोपामाइन जो है वो एक्सटर्नल डोज से आप खाते हो टैबलेट, उसका जब तक असर रहता है तब तक रहता है। धीरे 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 वो असर थोड़ा कम होने शुरू हो, स्टीरॉयड टाइप की चीज़ है। जैसे स्टीरॉयड थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ जाते हैं, ऐसे डोज बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में मेरी भी शायद रिलेटिवली कष्ट में होगी आज से ज़्यादा। लेकिन इसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप अगर मस्त रहो, स्वस्थ रहो और फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करके रखो, और थोड़ा मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन रहो, तो ईजी हो जाता है थोड़ा लाइफ। जैसे मैंने अब दौड़ना थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि मेरी डिपेंडेंसी दौड़ने के लिए प्रोस्थेटिक पे है। ब्लेड पहन के दौड़ना
इटसेल्फ जब मेरी ये डिजीज नहीं थी तब बड़ा कम्बरसम होता था, क्योंकि अच्छा। उसको पहनना उतारना, उसको संभालना। जैसे मैंने बताया कि मेरी टांग जो कटी हुई है वो घुटने से कटी हुई है, तो घुटने से नीचे वाला जो पोर्शन है ब्लेड का, वो पूरा जो है मेरे कंट्रोल के बाहर है। उसको मैं कंट्रोल रिदम के साथ अपने लेफ्ट लेग के साथ करता हूँ, उसका रिदम बनाता हूँ लेफ्ट लेग की रिदम के साथ, और गिरता हूँ कई बार तो पत्थर आ गए नीचे, स्टम्बल कर गए, बकल करके, क्योंकि नी पे कंट्रोल, नी है नहीं उसका, आर्टिफिशियल नी रुकता नहीं है, बकल करे और नीचे गिर पड़े, कभी मुंह के बल कभी पीठ के बल। अब लेफ्ट साइड वाला जो मेरा पाँव है वो राइट साइड वाली एम्पुटेशन को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड वाले पोर्शन बॉडी में पार्किंसन का इम्पैक्ट आ गया है, तो उसमें कंपन, उसका कंट्रोल ऑल खत्म होता जा रहा है। अब प्रोस्थेटिक को कंट्रोल ये करता है और इसका खुद का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर वाले जो प्रोस्थेटिक होते हैं, जो खुद अपनी थोड़ी सी इंटेलिजेंस रखते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, वो वाले प्रोस्थेटिक मेरे को हेल्प करेंगे। मैं उसकी वेट कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पूना को मैंने रिक्वेस्ट करी हुई है, हो गया है कुछ वक्त, हो सकता है आने वाले टाइम में मिल जाए, अगर नहीं मिलेगा तो खुद के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये एक सिपाही की ज़िंदगी है, क्या कर सकते हैं, चोटें लगी। और पार्किंसन अक्सर जो है ना वो 70-75 साल से ऊपर वाले लोगों को होती है, मेरी उम्र में नहीं होती है। या फिर जैसे मोहम्मद अली को भी थी, क्योंकि वो बॉक्सर था, सिर में चोट लगे तब होती है। मेरे मेरे केस में मेरे को कोई वॉर इंजरी नहीं है सिर में, यहाँ पे कोई श्रैपनल नहीं है मेरा, लकीली मेरे वाइटल ऑर्गन्स में कोई चोट नहीं है, और हम हंसते रहते हैं हमेशा, उसमें भी कोई चोट नहीं है। तो प्रोस्थेटिक जो है माइक्रो प्रोसेसर वाला, हाँ मैं बात कर रहा था ब्लेड से भागने वाला। अब इसमें जो है भागना, साइकिल चलाना, फिजिकल एक्टिविटी इसको हेल्प करती है इसके प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए, लेकिन मैं भाग नहीं सकता क्योंकि ब्लेड पहनना कम्बरसम है। अब वो माइक्रो प्रोसेसर वाली जो टांग है अगर वो मिलेगी तो उसमें वो भागना एक ही टांग, उसके लिए फिर ब्लेड की जरूरत नहीं है, उसी से भाग सकते हो, उसी से स्लो चल भी सकते हो। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद मिल जाए। नहीं मिलेगा तो जैसे फौजी हूँ, मैंने बताया आपको कि मैंने एफिडेविट भी नहीं दिया फंड लेने के लिए, अपना जो पैसा है उसको मैं यूज करूँगा, उससे खरीद लेंगे। और खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो महंगा बड़ा आता है। अच्छा। 30 लाख का है वो, 30 लाख से शुरू होता है। अच्छा। और जो बेस्ट क्वालिटी का है वो 80 लाख तक जाता है। तो 30-80 लाख कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। बिल्कुल। और ये पार्किंसन मुझे जो हुआ है इसमें पार्शली जो है वॉर इंजरीज का रोल है, क्योंकि जितने सारे जो छर्रे हैं वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधा पहुंचा रहे हैं। हर रोज का वो इसका दर्द, कभी कुल्ले में दर्द है श्रापनल के कारण, कभी छाती में श्रापनल के कारण दर्द है, कभी रात की नींदें खराब हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स ना, इसी ने इस चीज़ को परेशान किया है। और जो उसके कारण पर्सनल इश्यूज उठे हैं, जो मेरे इमोशनल सेटबैक्स हुए हैं, उसका कॉम्बिनेशन सारों का मिला के पार्किंसन हुआ है इस उम्र में। नहीं तो इस उम्र में किसी को होता नहीं, और वैसे भी मेरे जैसे फिट बंदे को होना कोई इतना मतलब हजम वाली बात नहीं थी, मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन हो गया। देश के लिए कुछ किया है तो ये देश के लिए हम आगे की जिंदगी भी अपने आप को चला लेंगे, क्या दिक्कत है। वन लास्ट क्वेश्चन, आप देश के पॉलिसी मेकर से कुछ कहना चाहते हैं? देश के पॉलिसी मेकर्स की जगह ना मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा। जी प्लीज़। मेरी ये रिक्वेस्ट है, और मैं हाथ जोड़ के ये अनुग्रह करता हूँ कि मेरी इस स्टेटमेंट्स को बड़ी ह्यूमिलिटी से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने मुझे झंडे गाड़ दिए या मैं 30 मार खाऊं, लेकिन मैं 100% डिसेबल हूँ। आपको मैंने बताया कि कैसी कैसी बीमारियाँ, कैसी कैसी चोटें मैंने झेली हैं, अभी भी झेल रहा हूँ, और धीरे धीरे उसका प्रोग्रेशन बढ़ रहा है। उसके बावजूद एज ए फौजी जो मेरा हमेशा सोच रही है वो ये रही है कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे मैंने बताया कि फौज में कैंटोनमेंट इतने सुंदर क्यों रहते हैं, क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी को समझते हैं वो। ऐसी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। हमने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तो लड़ाइयाँ होती बहुत देखी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में झगड़ा नहीं कभी किसी का देखा कि यार मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे भी करने दो, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हालांकि दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, उसके बारे में कहीं पे पढ़ाया भी नहीं जाता, उसके बारे में कभी डिस्कशन भी नहीं होता, उसको कोई फॉलो भी नहीं करता।
तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन नागरिकों में आ गई ना कि ये मेरा देश है, ये मेरा घर है, ये मेरी सड़क है, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा स्टेट है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे देशवासी हैं, ये मेरा फौजी है, ये मेरी माँ है, ये विडो जो है ये भी मेरी माँ के समान है। जिस दिन ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर देशवासी में आ गई तो आपको फिर रूल पोजीशन या ब्यूरोक्रेसी या फिर जो आपने सवाल किया उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भी देशवासी ही है। वो रूल बनाना अमेंड करने के वक्त भी ये बात को ध्यान में रखेंगे कि जो ऑफिसर कैडेट्स हैं ये भी मेरे ही देशवासी हैं, अगर मैं इनका कुछ भला कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। ये ना एक सोच बड़ी बड़ी संकुचित सोच फौजियों में भी है और बाहर भी बहुत लोगों में है, खासकर जो रूल बनाने वाले उनमें। अगर मैंने एक को हेल्प कर दी तो बाकी लोग भी आएंगे। अबे यार क्या बातें करते हो, जो तुम्हारे सामने खड़ा है हेल्प लेने के लिए उसको तो हेल्प कर दो। उसको आप मना कर रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है, तो बाकियों को कैसे हेल्प करूंगा। कल को पता नहीं आप इस पोजीशन में हो भी नहीं होगी किसी को हेल्प कर सको। आज जो मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे हो आप किसी को हेल्प करके कुछ अच्छा काम करने के लिए, तो कल को आप किसी को भी नहीं कर पाओगे। और कल आप शायद किसी के दर पे खड़े होंगे हेल्प मांगने के लिए, तब वो भी यही बोलेगा कि यार इफ आई हेल्प यू आई विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई, बाकी भी लोग हेल्प मांगेंगे मेरे से। व्हाट नॉनसेंस इलॉजिकल थिंकिंग पीपल हैव, आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरा ये मानना है कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये से मैं 10 रुपये से किसी की हेल्प नहीं कर सकता, तो मेरे पास 100 करोड़ भी आ जाएंगे ना तो भी मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये एक बहुत सारे ऐसे मिथ प्रचलित हैं कि जब मेरे पास पैसे बन जाएंगे मैं तभी किसी की हेल्प करूंगा। तब भी नहीं कर पाओगे आप किसी को यार, क्योंकि आपकी सोच ही नहीं है ऐसी। छोटी सोच रखते हो, संकुचित। मेरा हो जाए बाकी गए भाड़ में। जिस दिन आपने मेरे से उठ के सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ में आके सबको लेके चलना शुरू कर दोगे, आपका अपना आप ही काम होना शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि मेरे को मेरे सिपाहियों ने क्यों बचाया, जबकि उनको अपनी जान की परवाह नहीं थी? क्योंकि दुश्मन तो सामने बैठा था, उनको मार सकता था, चुन चुन के मार सकता था। क्योंकि हर फौजी जो है ना, कंट्री फर्स्ट देन कम्स माई टीम, उसके बाद मेरा अपना ख्याल। तो अपना ख्याल रखने की चिंता ही नहीं होती, क्योंकि मेरा ख्याल रखने वाला दूसरा बैठा है, उसका ख्याल रखने के लिए मैं बैठा हूँ। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के कारण वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तभी तो कहीं पे भी जाते हैं कुछ भी अचीव कर लेते हैं, झंडे गाड़ देते हैं। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन आ जाएगी ना, तो आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बदलने वाले हैं उनके अंदर भी होगी और वो खुद ही बदल देंगे सब कुछ। थैंक यू मेजर डीपी सिंह सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने, समझने और जानने का मौका मिला होगा। आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके सेटबैक से वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे और जो एम करते हैं, जो ड्रीम करते हैं, वो अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने इतनी फिजिकल पेन के बावजूद हमें समय दिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डीपी सिंह, मेजर डीपी सिंह की कहानी को पहुंचाएं, ताकि वो भी सीख सकें, आप भी सीख सकें। और जिस अप्रोच की, जिस कंट्री फर्स्ट की बात डीपी सर कर रहे हैं, वो सब तक पहुंच सके। थैंक यू।